टूटने के लिए तैयार रहना चाहिए। समय समय पे मैं मीडिया को तो इंटरव्यूज़ देता रहा हूँ, मीडिया के अलग अलग चैनल्स को, अखबारों को, लेकिन जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ तो कई बार मुझे लगता है कि मीडिया के प्रश्न और जनता के प्रश्न काफ़ी अलग है। जनता कुछ और पूछना चाह रही है, तो मीडिया को तो इंटरव्यू देते रहेंगे, लेकिन मुझे लगा कि सीधे जनता से संवाद करना ज़रूरी है। मैं अभी थोड़े दिन पहले गोवा गया था। गोवा में हमने पूरे गोवा के कॉलेज के स्टूडेंट्स को आह्वान किया और एक हॉल में लगभग 1000 के करीब यंग लड़के लड़कियां, खचाखच भरा हुआ था हॉल। मैं बीच में बैठा था, बिल्कुल सेंटर में, और 2 घंटे तक लगातार वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे उनके, एंड एक्चुअली ऑल्सो शोज़ कि हमारे देश के युवाओं के कंसर्न्स क्या हैं, और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ इंटरेक्ट करके। तब मुझे लगा यार कि कोई एक सीधा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जनता से सीधे बात करने का, विदाउट एन एंकर, सीधे जनता से बात करने का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तब हम सब लोगों ने डिस्कस किया और ये टॉक टू एके प्लेटफॉर्म तैयार किया कि हम सीधे आज जनता के क्वेश्चंस के जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा आधे घंटे के करीब मैं आपसे बात करूंगा कि हमने अभी तक क्या क्या काम किए, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, वो सारी बातें करूंगा। लेकिन एक चीज़ है, आप जनता को सीधे तभी फेस कर सकते हैं जब आप ठोस ईमानदार हैं। जो अंदर हो वही बाहर हो, नहीं तो जनता को फेस नहीं कर पाएंगे। तो आज जो सीधे हम जनता को फेस कर रहे हैं, और समय समय पे मैं जब भी मौका मिलता है सीधे जनता के प्रश्नों के जवाब देता हूं, ये हमारी राजनीति, हमारी ईमानदार राजनीति का भी एक पहलू है। पिछले 1.5 साल से दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस यात्रा का थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा आपके साथ। हम पहले कहा करते थे ना, जब सरकार बनने के पहले, कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अगर अच्छी नीयत वाली सरकार आ जाए तो सब कुछ हो सकता है। लोगों को शिक्षा भी मिल सकती है, लोगों को हेल्थ भी मिल सकती है, सड़कें भी बन सकती है, बिजली भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। पिछले 1.5 साल की हमारी यात्रा ने यह प्रूव कर दिया कि जो हम कहते थे वो सच था। जैसे अभी दिल्ली सरकार में हम जितने भी काम कर रहे हैं, हर काम में खूब पैसा बचा रहे हैं, खूब पैसा बचा रहे हैं। जो काम पहले 100 रुपए का होता था, अब हम उसको 60 रुपए में, 70 रुपए में कर लेते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। अभी फरवरी के महीने में हाजीपुर में, बिहार में, एक रेल रोड ब्रिज का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री जी वो उद्घाटन करने गए थे। 2009 में वो ब्रिज बनना चालू हुआ था। जब वो ब्रिज बनना चालू हुआ था तो वो 600 करोड़ का ब्रिज था। फरवरी के महीने जब उसका उद्घाटन हुआ, वो 3000 करोड़ का हो चुका था। दिल्ली में एक रानी झांसी फ्लाईओवर है जो 2008 में बनना चालू हुआ था। जब वो बनना चालू हुआ था वो 70 करोड़ का था। वो एमसीडी बना रहा है, दिल्ली सरकार का नहीं है। एमसीडी में अभी बीजेपी की सरकार है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। वो 70 करोड़ का था। आज अभी बन के तैयार नहीं हुआ, ऑलरेडी वो 200 करोड़ का उसका एस्टिमेट हो चुका है। गोवा के अंदर एक मांडोवी ब्रिज बन रहा है, जून 2014 से बनना चालू हुआ था। 470 करोड़ का बनना था, अभी 2 साल ही हुए, अभी तो बन के पूरा भी नहीं हुआ। 886 करोड़ का उसका एस्टिमेट हो गया। तो ये मैंने 3 ही एग्जाम्पल दिए। पूरे देश के अंदर हम जानते हैं कि जो भी सरकारी काम होता है, अगर वो 2 साल में पूरा हो, तो पूरा होना हो तो वो 5 साल में पूरा होता है। 200 करोड़ का बनना हो तो 1000 करोड़ का बनता है। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी तो दिल्ली में कुछ फ्लाईओवर बन रहे थे, चालू थे। पुरानी सरकार शुरू करके गई थी। एक फ्लाईओवर की कहानी बताता हूं, बाकी चारों की भी वही है। वो एक फ्लाईओवर 325 करोड़ का बनना चालू हुआ था 2-2.5 साल पहले। हमारी सरकार आई, 10% ही बना था। हमारी सरकार ने उसको टाइम से पहले बना दिया, और 325 करोड़ का फ्लाईओवर हमने 200 करोड़ के अंदर बना दिया। ये मुझे लगता है शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है।
65 साल में मैंने तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं सुना। 300 करोड़ का काम 1,500 करोड़ में होते हुए तो देखा है, 300 करोड़ का काम 200 करोड़ में होते हुए तो पहली बार देखा है। और इस तरह से 4 या 5 हम लोगों ने अभी तक फ्लाईओवर बनाए हैं, हर फ्लाईओवर के अंदर हमने पैसा बचाया है। टोटल 5 फ्लाईओवर मिला के हम लोगों ने लगभग 350 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। उसी तरह से मंगोलपुरी में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना, 24 करोड़ का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनना था, हमने 16 करोड़ के अंदर पूरा कर दिया। उसी तरह से पहले दिल्ली में डिस्पेंसरियां बना करती थी, एक एक डिस्पेंसरी 4 करोड़ 5 करोड़ की बनती थी, हम 20-20 लाख रुपए के अंदर पूरी एयर कंडीशन डिस्पेंसरी बना रहे हैं आजकल। तो हर काम के अंदर पैसे बचा रहे हैं, हर काम के अंदर पैसे बचा रहे हैं। और इस वजह से 2 काम हुए। एक तो पैसे बचाने से इस बार हमने दिल्ली में ढेरों चीजों के ऊपर टैक्स कम कर दिया। हमने इस बार मिठाई पे टैक्स कम कर दिया, चप्पलों पे टैक्स कम कर दिया, कपड़ों पे टैक्स कम कर दिया, ई रिक्शे पे टैक्स कम कर दिया, हमने मार्बल पे टैक्स कम कर दिया, लकड़ी पे टैक्स कम कर दिया, नमकीन पे टैक्स कम कर दिया, ढेरों चीजों के ऊपर हमने टैक्स कम कर दिया। हमने तो ये सोच के टैक्स कम किया था कि अब जितना पैसा आ रहा है उतने पैसे से हम आगे विकास कर पाएंगे। लेकिन टैक्स कम करने का एक और फायदा हुआ, टैक्स की कलेक्शन भी हमारी बढ़ती जा रही है और जो पैसा हमारा बचता जा रहा है, इस पैसे से हम दिल्ली का खूब विकास कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में कई चीजों के ऊपर हमने काम किया, लेकिन मोटी मोटी तौर पे आज मैं 4 चीजों की बात करना चाहूंगा आपके साथ, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारा फोकस है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें नहीं कर रहे, लेकिन इन 4 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा हमारा फोकस है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। मेरे साथ मनीष सिसोदिया भी बैठे, इनकी तो आप रोज अखबारों में कहानियां पढ़ते रहते होंगे। मुझे लगता है ये सोते जागते उठते बैठते ही केवल शिक्षा के बारे में, बच्चों को कैसे शिक्षा मिले, इसी के बारे में ये सोचते रहते हैं। हम सारे जानते हैं कि किस तरह से हमारे देश के अंदर स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। किसी भी राज्य में चले जाइए, मैं बहुत घूमता हूँ, मैं गोवा गया, गुजरात गया, पंजाब गया, मध्य प्रदेश, इधर उधर जहाँ भी जाते हैं हम, सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है। वहाँ पे कोई टॉयलेट्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बच्चे आते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। टीचर्स के बारे में कहा जाता है कई टीचर्स पढ़ाते नहीं है ठीक से। हर चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम है और उनके नतीजे भी बहुत बुरे आते हैं। जब हमने दिल्ली में हमारी सरकार बनी, और अभी तो पिछले कुछ दिनों में सुनने में आया कुछ स्टेट्स के अंदर तो टॉपर्स जो हैं वो भी, उसके अंदर भी एक बड़ा स्कैम निकल के आया। किस तरह से नकल चल रही है, किस तरह से परीक्षाएं में गड़बड़ हो रही है, किस तरह से डिग्रियां बट रही है। अगर हमारे बच्चे बिना पढ़े लिखे इस तरह से नकल करके डिग्रियां खरीद के बड़े होंगे, तो आप ये सोच सकते हो कि इस देश के अंदर क्या स्थिति होने वाली है। एक पीढ़ी के बाद हमारा पूरे देश के अंदर क्या स्थिति होने वाली है। जब हमने दिल्ली में टेक ओवर किया, दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों की हालत काफ़ी खस्ता थी, लेकिन हमने इसको चैलेंज स्वीकार किया। हमें ये लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें जितना पैसा खर्च किया जाए वो खर्चा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट है। आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट, जैसे बैंक में आप पैसा डालते हो ना, तो 5 साल के बाद दुगना हो जाता है, 10 साल के बाद 4 गुना हो जाता है। ऐसे ये भी आप एक तरह से देश के विकास के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जब आप शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर पैसा लगाते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला काम, हमारी कैबिनेट ने मीटिंग करी और सबसे पहला काम हम लोगों ने ये किया कि शिक्षा के ऊपर अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान देना। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो विकास फिर सरकार को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे देश के बच्चे बड़े होकर विकास करेंगे इस देश का। हमने तुरंत, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं होगा, तुरंत हमने बजट शिक्षा का डबल कर दिया। 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हम लोगों ने शिक्षा का बजट कर दिया। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से 100% शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की गई हो। पहली बार शायद कोई भी सरकार, आज़ादी के बाद कोई भी सरकार शिक्षा के बजट में इतनी बड़ी बढ़ोतरी एक साथ कर रही थी। और वो पैसा फिर हम लोगों ने शिक्षा के अंदर एसेट्स क्रिएट करने के लिए, पढ़ाई का स्तर अच्छा करने के लिए खर्च करना चालू किया। तो हमने देखा सबसे पहली ज़रूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्कूलों के अंदर वो ही नहीं है। पीने का पानी नहीं है,
लेडीज टॉयलेट जो थे इतने गंदे थे, या कई स्कूलों में तो ताले लगा के रखते हैं टॉयलेट के ऊपर, जैसे पता नहीं टॉयलेट में क्या हो जाएगा। और बच्चों को अगर, लड़कियों को अगर बाथरूम जाना हो तो उनको घर जाना पड़ता था, और घर जाते हैं फिर वापस नहीं आते बच्चे। तो सबसे पहला काम मनीष ने यह किया, 3 चीजें। एक, सारे टॉयलेट्स ठीक कराए, जहां टॉयलेट्स नहीं थे वो टॉयलेट्स बनवाए और उनकी साफ सफाई का इंतजाम किया। लगभग 1100 सरकारी स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, उन सारे स्कूलों के अंदर। दूसरा, इन सभी स्कूलों के अंदर पीने का पानी का इंतजाम किया। और तीसरा, सफाई का इंतजाम किया। और चौथा, सिक्योरिटी गार्ड का। ये 4 चीजें युद्ध स्तर के ऊपर सारे स्कूलों में की इन्होंने। उसके बाद इन्होंने एक स्कूल में जब गए तो पता चला कई स्कूल ऐसे हैं, कई क्लासेस में एक क्लास में 150 बच्चे बैठे हैं। अब 150 बच्चे अगर एक क्लास में बैठेंगे तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? आप तो टीचर को भी नहीं कह सकते कि आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे। तो उसमें पूरे सारे दिल्ली के सारे स्कूलों की इन्होंने मैपिंग कराई कि किस स्कूल में किस क्लास में कितने बच्चे हैं और कितने और क्लासरूम बनाने की जरूरत है। और 1 साल में 8000 नए क्लासरूम बन के तैयार करवाए हैं। ये भी कोई छोटी चीज नहीं है। 8000 नए क्लासरूम बन के तैयार हो चुके हैं, इस महीने के अंत तक सारे हैंडओवर हो जाएंगे। 8000 नए क्लासरूम एक स्कूल में। अगर अब मोटे मोटे तौर पे आप 40 क्लासरूम भी माने तो आप ये मान के चलो कि 200 नए स्कूल तैयार कर दिए 1 साल के अंदर। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। युद्ध स्तर के ऊपर काम हुआ है, जो कि पीडब्ल्यूडी ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा जबरदस्त काम किया। 200 नए स्कूल, 8000 नए क्लासरूम बन के तैयार हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 100% स्कूलों में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में अब एक क्लास में 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। फिर भी कुछ स्कूल रह जाएंगे। नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। 45 नए स्कूल बन के तैयार हो चुके हैं और 100 नए स्कूलों के लिए जमीन आइडेंटिफाई कर ली गई है। ये जो 100 नए स्कूल और बन के तैयार होंगे ना, इसके लिए इन्होंने बेस्ट आर्किटेक्ट ढूंढे हैं। ये स्कूल आप देखना, दिल्ली के जो बेस्ट प्राइवेट स्कूल हैं, जो बहुत बढ़िया प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे भी अच्छे स्कूल आपको ये सरकारी स्कूल मिलेंगे। आपको यकीन नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे गरीब से गरीब बच्चों को भी बेस्ट से बेस्ट शिक्षा मिले। अगर हमारे गरीब बच्चे बड़े होके एडवोकेट बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इन्हें नौकरी देने के लिए जरूरत नहीं है। ये बड़े होके आपको नौकरी दे देंगे। ये बड़े होके खुद देश का विकास कर लेंगे। शिक्षा हमें देने की जरूरत है। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी प्राइवेट स्कूलों की। वो भी पूरे देश के अंदर है। प्राइवेट स्कूलों में कई स्कूल अच्छे भी हैं, मैं सारे स्कूलों को नहीं, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, जिन्होंने दुकानें खोल के बैठे हैं, टीचिंग शॉप्स जिनको कहते हैं। दुकानें खोल, अपने स्कूलों को उन्होंने दुकानें बना ली हैं और अनाप शनाप हर साल फीस बढ़ाते जाते हैं। लोग बहुत दुखी हैं, पेरेंट्स बहुत दुखी हैं, लेकिन मजबूरी है, बच्चे के लिए तो माँ बाप कुछ भी करते हैं। तो जनता बहुत दुखी थी इससे। आज तक इन स्कूलों को नकेल कसने वाली कोई सरकार नहीं आई थी। क्यों? ये लोग मुख्यमंत्री को और मंत्री को तो अपनी जेब में लेके चलते थे स्कूल वाले। किसी भी स्कूल से बात करो, वो कुछ समझते ही नहीं थे सरकार को। क्यों नहीं समझते थे? क्योंकि हर मुख्यमंत्री और मंत्री को बच्चों के एडमिशन कराने होते थे। हर साल उनको सिफारिश करनी होती थी। इस स्कूल में मुख्यमंत्री की 4 सिफारिश जा रही हैं, 10 सिफारिश उस स्कूल में मेरे दोस्तों के, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे, या पैसे लेके। हमने एक बच्चे की सिफारिश नहीं की एक भी स्कूल में, एक भी बच्चे की। मेरा अपना बेटा, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मेरा अपना बेटा नोएडा जाता है पढ़ने के लिए, दिल्ली के स्कूल में नहीं पढ़ता। पहले नोएडा जाता था, उसी स्कूल में है, उसका स्कूल नहीं छुड़वाया मैंने। मैं चाहता तो आज दिल्ली के किसी भी स्कूल में एक फ़ोन कॉल करने की जरूरत थी मेरे को। मैं चाहता तो फ़ोन उठा के किसी भी स्कूल में, दिल्ली के किसी भी स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन करा लेता। मैंने नहीं कराया। क्यों? अगर मैं उस स्कूल में, किसी स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन कराता और अगर वो स्कूल वाले फीस बढ़ा देते और मैं उनको कहता भाई फीस बंद करो, फीस नहीं बढ़ानी, तो वो पलट के कहते जी इस आपके बेटे तो हमारे यहाँ पढ़ता है, हमने देखिए आपके बेटे को एडमिशन दिया था। मैं कमज़ोर हो जाता। एक भी सिफारिश करके अपने बेटे का, अपने रिश्तेदारों का, किसी का नहीं, ना मनीष ने किसी का एडमिशन कराया, ना मैंने किसी का एडमिशन। इसलिए आज हमारी हिम्मत है
कि जिस जिस स्कूल ने दिल्ली के अंदर फीस बढ़ाने की कोशिश की, हमने ऑर्डर पास करके फीस वापस कराई, लोगों की फीस रिफंड कराई, फीस कम कराई हम लोगों ने। ये भी पहली बार हुआ है। अब जो स्कूल फीस बढ़ाना चाहते हैं उनके सबके अकाउंट्स की हम चेकिंग करा रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दी है और उनके सबके अकाउंट्स की चेकिंग होगी। अगर लगता है सरकार को कि जायज़ है, इनके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो जरूर फीस बढ़ेगी। लेकिन जो नाजायज तरीके से हम कई बार कुछ स्कूलों में सुना करते थे कि फीस साइफन ऑफ कर लेते हैं, फर्जी बिल लगा के सारा पैसा निकाल, वो नहीं होने देंगे बिल्कुल। तो ये भी पहली बार हुआ कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर नकेल कसी गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये दिल्ली में हो सकता है, अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, अगर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल ठीक हो सकते हैं, तो गुजरात के क्यों नहीं हो सकते, गोवा के क्यों नहीं हो सकते, मध्य प्रदेश के क्यों नहीं हो सकते, छत्तीसगढ़ के क्यों नहीं हो सकते, पंजाब के क्यों नहीं हो सकते। हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि सब जगह के हो सकते हैं अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, पॉलिटिकल विल हो और सरकार ईमानदार हो। अगर सरकार बेईमान हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर सरकार ईमानदार हो तो हो सकता है। और मैं केवल एक ही चेतावनी देना चाहता हूं सारे देश को, डोंट मेस अराउंड विद द यूथ ऑफ दिस कंट्री, डोंट मेस अराउंड विद द एजुकेशन ऑफ दिस कंट्री। अगर आपने इस देश की एजुकेशन को बर्बाद कर दिया तो फिर इस देश के अंदर इतने बेरोजगार पैदा होंगे, इतने बेरोजगार पैदा होंगे। अगर यही सिस्टम चलता रहा जो आज सिस्टम है कि डिग्रियां खरीदी जा रही हैं, नकल करके बच्चों को पास किया जा रहा है, तो फिर हम एक ऐसी पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार करेंगे जो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकती है। ये ठीक नहीं है। दूसरा, कुछ साल पहले एक पॉलिसी इन्होंने पास की थी, नो डिटेंशन पॉलिसी। इसमें होता है कि 8वीं क्लास तक पेपर नहीं लिए जाते, बच्चे को बस पास कर दिया जाता है, कोई फेल नहीं किया जाता। तो 8वीं क्लास तक बच्चा पास होता जाता है, और अचानक 9वीं क्लास में आके उसके एग्जाम लिए जाते हैं। उसको एग्जाम देने ही नहीं आते बेचारे को, उसको कुछ नहीं आता। अभी केंद्र सरकार ने स्टडीज करवाई हैं, उसमें भी पता चल रहा है कि 9वीं क्लास के बच्चों को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं 9वीं क्लास में आके, कई बच्चे सुइसाइड कर लेते हैं। ये पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। ये नो डिटेंशन पॉलिसी बिल्कुल बर्बाद कर रही है ये पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम को। हम भी पढ़ते थे, आप सब जितने लोग अभी देख रहे हैं सब लोग पढ़े हैं। पहली क्लास में भी एग्जाम होते थे, दूसरी में भी होते थे। अगर कमजोरी हो तो कंपार्टमेंट हो जाती थी ताकि आप बच्चा थोड़ा सीरियस, नहीं तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। अगर एग्जाम नहीं है तो पढ़ेंगे किस लिए वो बच्चे, ना माँ बाप उस पर वो देते। तो इस पॉलिसी को हमने दिल्ली विधानसभा में तो पास करके केंद्र सरकार को भेजा हुआ है, और मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार से कि इसको जल्दी पास करे। दूसरा, मैं स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। अच्छा, एक और चीज है, दिल्ली में हमने 100% बजट बढ़ाया शिक्षा का। इच्छा शक्ति थी, हमारे पास पैसा कहां से आया? सारी सरकारें कहती है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। केंद्र सरकार ने, जो नई सरकार केंद्र में आई बीजेपी की, उन्होंने आने के बाद, उनके पहले 82,000 करोड़ रुपए का बजट था शिक्षा का केंद्र में। उन्होंने आने के बाद 25% बजट कम कर दिया, 68,000 करोड़ कर दिया। 82,000 करोड़ का बजट हमने 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ किया, 100% बढ़ाया। उन्होंने 82,000 करोड़ से 68,000 करोड़ कर दिया बजट। बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? शिक्षा पे कम कर दोगे तो ये सड़कें भी बननी चाहिए, फ्लाईओवर भी बनने चाहिए, नाली वो भी सब, पर सबसे जरूरी शिक्षा है। एक सड़क नहीं बनेगी तो काम चल जाएगा, बच्चे नहीं पढ़े लिखेंगे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने आते ही 82,000 से 68,000 कर दिया, और इस साल 68,000 करोड़ से 5% बढ़ाया है, शायद 71 या 72,000 करोड़ किया है। तो मेरा अपना मानना है कि पूरे देश के अंदर हर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को शिक्षा के ऊपर बजट बहुत बड़े स्तर पे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस देश के बच्चे पढ़ लिख सकें और इस देश का विकास कर सकें। दूसरा, स्वास्थ्य है। जैसा मैंने कहा कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्चे को इन्वेस्टमेंट मानते हैं। स्वास्थ्य का भी पूरे देश में बुरा हाल है। किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ देश में, किसी डिस्पेंसरी में चले जाओ, हर जगह बहुत ही बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी के अंदर। अभी मैं पंजाब गया था थोड़े दिन पहले, वहाँ पे एक गांव में गया, वो गांव वाले मेरे को पकड़ के ले गए अपने लोकल डिस्पेंसरी में। वर्किंग डे था, दिन में 11 बजे का टाइम था, और जब हम वहाँ पे पहुँचे ताला लगा हुआ था डिस्पेंसरी पे। अंदर ना तो एक भी मरीज था और ना एक भी डॉक्टर था, ना एक भी नर्स थी।
कुछ नहीं था उसके अंदर। ये हालत हम लोगों के गवर्नमेंट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की। जब हमने दिल्ली में टेक ओवर किया, दिल्ली के भी सरकारी अस्पतालों में काफ़ी डिसऑर्गेनाइजेशन था, काफ़ी बुरा हाल था। यहां भी हमने सबसे पहला काम यह किया कि बजट बढ़ाया। जैसे शिक्षा में हमने 100% बजट बढ़ाया, स्वास्थ्य में हमने 50% बजट एकदम से बढ़ा दिया। हमारे टोटल बजट, दिल्ली सरकार का टोटल बजट 40,000 करोड़ है। 40,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ 25% हमारा बजट तो शिक्षा में चला जाता है, और लगभग 19% बजट, 18-19% बजट हमारा स्वास्थ्य में जाता है, हेल्थ सेक्टर में जाता है। इतना बजट हम लोगों ने हेल्थ और शिक्षा में खर्च किया है। तो हम लोग सारे बैठे और कई एक्सपर्ट्स के साथ बैठे, और हम लोगों ने पूरा हेल्थ सेक्टर डिजाइन किया कि कैसा होना चाहिए। अभी दिल्ली में क्या है, बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं और कुछ डिस्पेंसरियां, सारी डिस्पेंसरियों की हालत बहुत बुरी थी दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी। आपको अगर खांसी जुकाम भी हो जाए तो आप सीधे ऑल इंडिया मेडिकल में भागते हो, सफदरजंग हॉस्पिटल में भागते हो। तो हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि दिल्ली के अंदर खूब सारी अच्छी डिस्पेंसरियां बनाने की जरूरत है। तो हमने 3 टियर सिस्टम डिजाइन किया। सबसे लोएस्ट टियर है मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक। आपके नेक्स्ट डोर, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में एक क्लिनिक होना चाहिए, ताकि कोई भी छोटी मोटी बीमारी हुई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, आपको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत ना पड़े, आप सीधे अपने मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। हमने पहला मोहल्ला क्लिनिक बनाया पीरागढ़ी की एक झुग्गी बस्ती में। एयर कंडीशनड क्लिनिक था, एक डॉक्टर बैठती थी, उसमें 212 किस्म के टेस्ट होते हैं, और 1-2 टेस्ट तो ऐसे हैं जो 1,000 रुपए से भी ज्यादा के हैं, बड़े महंगे महंगे टेस्ट होते हैं। 212 किस्म के टेस्ट, सारे टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री, और सारी दवाइयां फ्री। लोगों को एक बार तो वहां यकीन नहीं हुआ कि इस तरह का भी क्लिनिक हो सकता है। जैसे मैंने कहा, पहले सरकार में डिस्पेंसरी बनती थी 5 करोड़ रुपए की बनती थी, ये हमारा मोहल्ला क्लिनिक 20 लाख रुपए के अंदर बन के तैयार हो गया। और इसकी तारीफ केवल मैं नहीं कर रहा, अमेरिका से वॉशिंगटन पोस्ट अखबार से रिपोर्टर आया, उसने इसको देखा और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छापी, कैन अमेरिका लर्न फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स। अभी तक तो हम कहा करते थे ना कि अमेरिका बड़ा डेवलप्ड है, इंडिया को अमेरिका से ये सीखना चाहिए, इंडिया को अमेरिका से वो सीखना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका को दिल्ली से ये सीखना चाहिए। तो दिल्ली के विकास को लेकर अमेरिका में भी चर्चे हो रहे हैं। शिकागो ट्रिब्यून के अंदर छपा, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, इसके कई अखबारों में अमेरिका में भी छपा। तो एक डिस्पेंसरी हमने चला के देखी 7-8 महीने कि कैसे चलती है। उसके बेसिस पे अब पूरी दिल्ली में 100 डिस्पेंसरियां बन गई है और बहुत अच्छी चल रही हैं। कई लोग होके आए हैं वहां पे, आसपास की जनता से आप जाके पूछिए। और इस 31 दिसंबर तक 1,000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बन के तैयार हो जाएंगे। 1,000 डिस्पेंसरी पूरी दिल्ली के अंदर। तो ये तो हो गया आपकी डिस्पेंसरी। इसके ऊपर है पॉलीक्लिनिक, ये दूसरा टियर हम लोग बना रहे हैं। पॉलीक्लिनिक है जिसमें 8 किस्म के स्पेशलिस्ट, 7 या 8 किस्म के स्पेशलिस्ट बैठेंगे। इसमें औरतों के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर, एमडी मेडिसिन, इस तरह से 8 किस्म के स्पेशलिस्ट बैठेंगे। इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे, 2-3 स्पेशल मशीनें भी होंगी, लेकिन एडमिशन नहीं होगा यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट लेवल का, अगर आपको थोड़ी सीरियस बीमारी है तो आप यहां जा सकते हैं। ये भी आप जरा जाके देखो, 22 पॉलीक्लिनिक बने हैं दिल्ली में। मैं भी थोड़े दिन पहले पश्चिम विहार के पॉलीक्लिनिक में गया था, ऐसे ही राउंड लगाता हुआ बिना बताए चला गया था। इतना शानदार पॉलीक्लिनिक है, सेंट्रली एयर कंडीशन। और वहां पे वो पश्चिम विहार मिडिल क्लास एरिया है, वहां पे मिडिल क्लास के लोग आए हुए थे खूब सारे वहां पे अपना इलाज कराने के लिए। वहां भी सारा इलाज फ्री है। और जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने मुझे घेर लिया। वो कहते हैं जी ऐसा तो बड़े बड़े जो 5 स्टार हॉस्पिटल हैं उनमें भी इस किस्म की सुविधाएं नहीं मिलती जो हमें यहां मिल रही हैं। अगर अमीर लोग, मिडिल क्लास के लोग सरकारी अस्पतालों में आके अपना इलाज करा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा, ये तो मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। आप भी जाइए, आप भी देखिएगा दिल्ली के पॉलीक्लिनिक्स को। और फिर तीसरा है हमारे जो बड़े हॉस्पिटल हैं, मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। इनके अंदर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं इनमें हमने सारी दवाइयां फ्री कर दी है, सारे टेस्ट्स फ्री कर दिए हैं। क्यों किए हैं? मुझे लगता है कि
health services, access to quality health services, I think is almost like a fundamental right. अगर कोई आदमी बीमार हो जाए और उसके पास पैसे नहीं है आज, तो वो अपना इलाज नहीं करा सकता, और अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, उसका सब कुछ लुट जाता है उस आदमी का बेचारे का। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिलनी चाहिए, और हेल्थ सर्विसेज, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज शुड बी एक्सेसिबल टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन दिस कंट्री। तो हमने सरकारी अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयां और सारे टेस्ट हम लोगों ने फ्री कर दिए हैं। इतना पैसा कहां से आ रहा है हमारे पास, हम कैसे कर पा रहे हैं? बाकी लोग कहते थे पैसा नहीं, जैसे मैंने कहा था ना, ईमानदार सरकार है अब दिल्ली के अंदर, उस ईमानदारी की वजह से खूब पैसा चारों तरफ से हम लोगों का बचता जा रहा है। तो इस वजह से लोगों को बहुत रिलीफ मिला है, और मुझे लगता है कि अगर दिल्ली के अंदर ये हो सकता है तो पूरे देश के अंदर हो सकता है। पंजाब के अंदर, जैसा मैंने बताया, मैं गया था वहां पे तो डिस्पेंसरी बंद थी। पंजाब के अंदर भी सुधर सकता है, गोवा के अंदर भी सुधर सकता है, मध्य प्रदेश में भी सुधर सकता है, हिमाचल प्रदेश में भी, सब जगह सुधर सकता है, सब जगह ठीक हो सकता है। कई जगह सुनने में आता है कि किसान ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? घर में बीमार हो गया था कोई, उसका अस्पताल लेके गया, अस्पताल में 2 लाख रुपए का बिल आ गया, उसने बेचारे ने कहीं से लोन लिया और वो लोन चुका नहीं पाया। और अगर एक ये चीज कर दी जाए, कल प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग। इंटरस्टेट काउंसिल क्या होती है? जैसे देश के सारे मुख्यमंत्री उसके मेंबर होते हैं और प्रधानमंत्री जी उसके चेयरमैन होते हैं। तो बस मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और प्रधानमंत्री जी थे। वहां भी मैंने ये मुद्दा उठाया, मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि अगर केंद्र सरकार पैसे दे, केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, दिल्ली के पास पैसा है तो केंद्र सरकार के पास भी बहुत पैसा है। केंद्र सरकार अगर इतना कर दे कि देश के सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां, टेस्ट, इलाज फ्री कर दे, मैंने कहा जी आपके गुण गाएंगे पूरा देश, सारा देश आपके गुण गाएगा। किसानों की आत्महत्या बंद करने में यह बहुत बड़ा कदम होगा। बिजली, जब हमारी सरकार बनी ना, बिजली बहुत महंगी थी दिल्ली के अंदर, लगभग सबसे महंगी थी देश में। आते ही हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, और आज मेरे पास देश के सारे राज्यों के बिजली के रेट हैं। अगर दिल्ली में किसी परिवार की 200 यूनिट बिजली खर्च होती है तो उसका बिल आता है 550 रुपए का। गुजरात में अगर किसी की 200 यूनिट बिजली खर्च होती है किसी घर में डोमेस्टिक, तो गुजरात में उसका बिल आता है 1170 रुपए का। बंबई में अगर 200 यूनिट खर्च होती है तो उसका बिल आता है 1950 रुपए का। दिल्ली में 550 रुपए, गुजरात में 1170 रुपए, बंबई में 1950 रुपए। पंजाब में अगर किसी की 200 यूनिट खर्च होती है तो 1229 रुपए का बिल आता है। अगर दिल्ली में किसी की 400 यूनिट बिजली खर्च होती है तो उसका बिल आता है 1370 रुपए का। 400 यूनिट का 1370 दिल्ली का। गुजरात में खर्च होती है तो 2615 रुपए का, गुजरात में 2615 रुपए। मुंबई में खर्च होती है 4300 रुपए का, 4300, 400 यूनिट के मुंबई में। कलकत्ता में 2900 रुपए, 2927 रुपए का बिल आता है 400 यूनिट का। पंजाब में 2690 रुपए का, दिल्ली में 1370, पंजाब में 2690। सबसे सस्ती बिजली एक दो स्टेट्स हैं जहां पे दिल्ली से सस्ती है, नहीं तो सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर हो गई है। एक चैलेंज है अभी दिल्ली के अंदर, दिल्ली का जो ये बिजली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये बड़ा कमजोर है। पिछले 10-12 साल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। ढेरों ट्रांसफार्मर लगने हैं जगह जगह, उसकी भी पूरी लिस्ट बनाई है। वॉर फुटिंग के ऊपर मैंने अपने सारे एमएलएस को लगा दिया है। मैंने कहा जमीन ढूंढो, और जमीनें ढूंढ के चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, दिल्ली में अपने को वर्ल्ड क्लास लेवल का बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है, जितनी बिजली चाहिए उससे ज्यादा सरप्लस बिजली है। लोकल फॉल्ट बहुत हो रहे हैं, कहीं बिजली चली जाती है, कहीं तार जल गया, कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, रोज किसी ना किसी जगह। इसको अब ठीक कर रहे हैं। इतने सालों का जो इन्होंने कबाड़ा कर रखा है उसको करने में 1-2 साल तो लगेंगे। पानी के ऊपर भी हम लोगों ने, हमारा ये मानना है कि पानी आदमी की फंडामेंटल राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है। आज एक माहौल ऐसा बना दिया गया कॉमर्शलाइजेशन के बाद कहा कि पानी बिकना चाहिए।
मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई गरीब आदमी है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो पानी नहीं पिएगा क्या? पानी तो पिएगा, मरेगा तो नहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं आप या तो उसको पानी दे दो, ये तो चोरी करके पिएगा, कहीं ना कहीं से तो पिएगा। तो एक बेसिक ह्यूमन नीड, एक बेसिक सस्टेनेंस लेवल होना चाहिए कि इतना पानी फ्री में देना तो सरकार का धर्म है। वो हम लोगों ने तय किया कि 20,000 लीटर पानी, हमने माना कि एक परिवार, 5 लोगों का परिवार, 20,000 लीटर पानी होना चाहिए। 20,000 लीटर पानी हमने हर परिवार के लिए मुफ्त कर दिया। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लोगों के बिल जीरो आने लग गए। पहले जब कई कई 100 रुपए के बिल आते थे, लोगों के जीरो बिल हो गए। जब हमने 20,000 लीटर पानी किया तो कई लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया, कहते हैं ये केजरीवाल तो जल बोर्ड को डुबो देगा, जल बोर्ड फाइनेंशियली बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया। तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि साल के अंत में हमारा 173 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ज्यादा आया है पिछले साल के मुकाबले, कम होने की वजह। 20,000 लीटर पानी भी मुफ्त कर दिया, रेवेन्यू भी बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि पानी मुफ्त करने के साथ साथ हमने अंदर करप्शन भी कम किया, उसकी वजह से रेवेन्यू हमारा बचने लग गया। दूसरा, लोगों ने कहा जी 20,000 लीटर पानी मुफ्त करोगे तो लोग पानी का वेस्टेज शुरू कर देंगे, पानी खूब वेस्ट होने लगेगा। वो भी गड़बड़ है। 3 मिलियन गैलन पानी पर डे की हमारी बचत होने लग गई। वो कैसे हुई? हमने कहा कि 20,000 लीटर पानी मुफ्त है, लेकिन 21,000 करोगे तो सारे पे पैसा लगेगा। तो लोगों ने अपनी सेविंग करनी चालू कर दी, पानी की 20 के नीचे नीचे रखने लग गए, तो उससे हमारा पानी भी बचने लग गया। तो लोगों को पानी भी मुफ्त मिलने लग गया, लोगों का, हमारा जल बोर्ड का पैसा भी ज्यादा आने लग गया, हमारा पानी भी बचने लग गया। तो सबको विन विन सिचुएशन थी। दूसरा, पूरे देश के अंदर ये समस्या है, मैं जगह जगह जाता हूं, बिल सबके गड़बड़ है। दिल्ली में हमने एक सर्वे कराया, पता चला 95% लोगों के बिल गड़बड़ आए हुए हैं। कभी मीटर रीडर आया ही नहीं, 2 साल के एक साथ बिल भेज दिए, मीटर रीडर गलत रीडिंग ले गया, या कोई पैसे मांग रहा था पानी डिपार्टमेंट में, उसने गलत बिल बना के भेज दिया। लोगों के 3-3 लाख रुपए के, 4-4 लाख रुपए के बिल आए हुए थे, और वो बिल ठीक कराने के अंदर फिर पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने आने के बाद एक साथ ऐसा कर दिया कि सबके पुराने बिल माफ, किसी के 2 लाख रुपए के माफ हो गए, किसी के 4 लाख रुपए के बिल माफ हो गए, किसी के, लोगों को यकीन नहीं हुआ, 3-3 लाख रुपए के लोगों के बिल माफ हो गए, पुराने सारे बिल माफ। और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो, इसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि अपने मोबाइल फोन से अपने मीटर की रीडिंग लो और वो बिल रीडिंग हमें भेज दो, हम उसके हिसाब से आपका बिल ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन पे बन के आ जाएगा। तो अब आगे आपको मीटर रीडर की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही अपना बिल बना सकते हो। तो पुराना आपका सारा ठीक कर दिया, सारा माफ कर दिया, और भविष्य में आपका होएगा नहीं। बड़ा काम हमने ये किया, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली के अंदर भी लोगों के घरों में टूटी में पानी नहीं आता। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पे अभी भी टैंकरों से पानी जाता है, पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है। पिछले 1 साल में जब से हमारी सरकार बनी है, 263 नई कॉलोनीज के अंदर हम लोगों ने पानी पहुंचाया है, युद्ध स्तर के ऊपर। पिछले 10 साल में इतनी कॉलोनी में पानी नहीं पहुंचा होगा जितना 1 साल में द्वारका के अंदर, संगम विहार में कई कॉलोनियों में, बवाना में, पता कई कॉलोनी, 263 नई कॉलोनीज के अंदर पानी पहुंचा है। और 2017 का फिर मैंने अपने ऑफिसर्स को बुलाया, मैंने कहा भाई पूरी दिल्ली में पानी कितने दिन में पहुंचेगा? कहते जी 5 साल लगेंगे। मैं 5 साल नहीं है, 1 साल है। दिसंबर 2017 तक आपको सारी दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंचाना है। आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए? उन्होंने कहा जी इतने 1300 करोड़ रुपए चाहिए। हमने 1300 करोड़ रुपए का एलोकेशन कर दिया। तो दिसंबर 2017 तक दिल्ली के हर घर में पाइपलाइन से, टूटी से पीने का पानी पहुंचेगा। और दूसरा मैंने ये कहा है कि पानी ऐसा होना चाहिए कि टूटी खोलो और सीधे ओक लगा के पी लो। आपको याद है बचपन में ये कोई आरओ वारो थोड़ी होते थे, आरओ फिल्टर, ये तो भी नए जमाने की चोंचले चल गए इनके। पहले कोई पानी की बोतलें थोड़ी होती थी, पहले तो सीधे हम टूटी से पानी आता था, पानी पिया करते थे। अब ये सारा का सारा कॉमर्शलाइजेशन हो गया। तो मैंने इनको बोला है कि आप ऐसा सिस्टम बनाओ कि सीधा पानी आए और पानी पीने का होना चाहिए, कोई आरओ की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए। और दिसंबर 2017 तक का हमने इनका टारगेट रखा है। किसानों के लिए भी हमने बहुत किया। पिछले साल दिल्ली में बारिश हो गई थी, तो कई किसान आए मेरे पास, बोले जी हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो उनके साथ में गांव-गांव में गया, कई गांव में घूमा, उसका जायजा लिया, वाकई उनकी फसलें बहुत बर्बाद हो गई थी। तो हमने हिसाब निकाला और 20,000
रुपए पर हेक्टेयर के पर एकड़ के हिसाब से, 50,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से हमने मुआवजा दिया। आज देश के अलग अलग इलाकों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फसलें जब बर्बाद हो जाती है, किसी को 200 रुपए का चेक देती है सरकार, किसी को 300 रुपए का चेक देती है सरकार, मजाक बनाती है, उनका अपमान करती है, उनकी बेइज्जती करती है किसानों की। दिल्ली में 20,000 रुपए का एकड़ का हिसाब से दिया, जो कि आज तक कभी नहीं मिला था। इसी तरह से किसानों की जब जमीनें भूमि अधिग्रहण किया जाता है, हमारी सरकार बनने के पहले जब भूमि अधिग्रहण किया जाता था 54 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको 54 लाख रुपए बहुत ज़्यादा लगे। 54 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है, दिल्ली में ज़मीन के रेट बहुत ज़्यादा हैं। 54 लाख रुपए देती थी सरकार पर एकड़ के हिसाब से, और किसान बहुत नाराज़ थे क्योंकि मार्केट रेट 3 करोड़ था, 4 करोड़ था। तो कई किसान आए मेरे पास, बोले जी सरकार ज़मीन ले लेती है हमारी और 3 करोड़ की ज़मीन के 54 लाख रुपए देती है। हमने आते ही ऑर्डर पास किया और हमने उनका 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपए का रेट कर दिया कि अब सरकार एक्वायर करेगी तो सरकार को 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। एक बार तो यकीन नहीं हुआ किसानों के, इतने किसान खुश हो गए चारों तरफ की। आज तक मतलब एकदम से 6 गुना जंप कर दिया। नहीं तो वो कहते थे 10% इंक्रीज कर दो, 20%, 6 गुना 600% इंक्रीज हम लोगों ने कर दिया एकदम से। लेकिन इसके लिए लड़ना पड़ा मुझे बहुत ज़्यादा। जैसे ही हमने ऑर्डर पास किया वैसे ही वहाँ से एलजी साहब का ऑर्डर आ गया। एलजी साहब ने कहा, मैंने ऑर्डर पास किया कि हम ज़मीनों के रेट 3 करोड़ रुपए पर एकड़ करते हैं। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया, मैं मुख्यमंत्री के ऑर्डर को कैंसिल करता हूं। तो मेरे पास क्या चाह रहा था बताओ? एलजी साहब ने ऐसा क्यों किया? एलजी साहब को क्या जरूरत थी? किसान खुश थे, सरकार दे रही थी, सरकार का पैसा जा रहा था, तो फिर मेरे पास क्या चाह रहा था? मैंने भी अगले दिन ऑर्डर पास कर दिया, मैं एलजी साहब के ऑर्डर को कैंसिल करता हूं। अब आप बताओ, फिर ये मीडिया वाले कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है। मैं अपने लिए थोड़ी लड़ता हूं, मैं आपके लिए लड़ता हूं। आप बताओ मैं किसानों के लिए लड़ूं कि ना लड़ूं? किसानों के जमीनों के रेट के लिए लड़ूं कि ना लड़ूं? तो हमने किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा मुझे लगता है देश भर का है, 3 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से। कल मैं, जैसा मैंने बताया कि इंटरस्टेट काउंसिल में गया था, वहां पे मैंने प्रधानमंत्री जी से बहुत रिक्वेस्ट किया कि पूरे देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक चीज अगर मुख्य प्रधानमंत्री जी कर दें। अखबारों में पढ़ते हैं हम, तो एक्चुअल फिगर तो पता नहीं है, इंटरनेट पे आती रहती है, मीडिया में आती रहती है कि कोई 10 बड़े बड़े देश के उद्योगपतियों का 4 लाख या 5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन है और वो माफ किया जा रहा है। कोई 70,000 का, 72,000 का भी वो सुना है। विजय माल्या जी 6,000 7,000 करोड़ का उनका लोन था, वो देश छोड़ के भाग गए। अगर इतने बड़े बड़े 10-15 बड़े बड़े उद्योगपतियों का 4-4, 5-5 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर सकते हैं, तो हम किसानों का 1-1 लाख रुपए का लोन माफ नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कल मैंने हाथ जोड़ के बड़ी अपील की प्रधानमंत्री जी से। मैंने कहा जी, पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या को रोकने के लिए 4 तरीके किए जा सकते हैं। अगर आप ये 4 चीजें कर दो, देश में किसान आत्महत्या करना बंद कर दें। पहली चीज, एक बार अनाउंस कर दो सारे देश के सारे किसानों का सारा ऋण माफ, सारा लोन माफ, और केंद्र सरकार दे दे सारा पैसा और सारे किसानों का लोन माफ कर दो। मैंने कहा कि बहुत पुण्य होएगा आपको, बहुत आशीष देंगे सारे देश के किसान। दूसरा, एक बार तो लोन माफ कर देंगे, फिर फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि हमें 3 स्टेप्स और लेने हैं ताकि भविष्य में किसान लोन में ना फंसे। कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले कहा था, प्रॉमिस किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट यह कहती है कि जो लागत है, जितनी किसान की कॉस्ट आती है, उसके ऊपर 50% उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, इतना फसल का मूल्य लगाया जाएगा। लेकिन आज उसको फसल का मूल्य भी नहीं, जैसे गेहूं है, गेहूं की कॉस्ट सरकारी, ये मेरे पास आज सारे मैं आंकड़े लेके आया हूं। गेहूं है, गेहूं में गेहूं की लागत आ रही है 1950 रुपए क्विंटल, 1950 रुपए क्विंटल लागत है, और सरकार ने दाम तय किया है 1450 रुपए। बताओ किसान खाएगा क्या? आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या खाएगा? तो स्वामीनाथन रिपोर्ट यह कहती थी कि जो किसान की लागत हो उस पर 50% एक्स्ट्रा ऐड करके वो अगर आप मूल्य तय करोगे, किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा, अपनी मेहनत की कमाई खाएगा। तीसरा, अगर किसी
देश के किसी हिस्से में किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, जैसे दिल्ली में हमने 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से दिया, ऐसे ही केंद्र सरकार उस राज्य सरकार को पैसा दे, और वो दिल्ली में कम किसान थे, हम लोग दे पाए, तो केंद्र सरकार पैसा दे और वो उनको कम से कम इतना पैसा तो मुआवजा मिलना चाहिए। और चौथी चीज, जैसा मैंने कहा था, अगर आप दवाइयाँ, टेस्ट सारे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री कर दें, तो मुझे लगता है कि कभी किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, अगर आप ये 4 चीजें कर दे तो। एक चीज और, मैं एक दो बातें करके फिर खत्म करता हूं, फिर आप लोगों के प्रश्न लूंगा। ये बात मैंने कल भी उठाई थी प्रधानमंत्री जी के सामने। देश में दालों की कीमतों में आग लगी हुई है। दालों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं इतनी ज्यादा? दाल हमारे देश में लगभग 17-18 मिलियन टन दाल उगती है, और 4-5 मिलियन टन हम बाहर से मंगाते हैं, तो टोटल 22-23 मिलियन टन दाल जो है वो हमारे यहां खपत होती है। इस साल भी उतनी है। इस साल थोड़ी प्रोडक्शन कम हुई तो आयात ज्यादा हुआ। फिर इतनी ज्यादा दालों के अंदर आग क्यों लगी हुई है? पहली चीज। दूसरी चीज, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 14.5 रुपए है, 15 रुपए है। मार्केट में अभी आप जाके गेहूं ले लो, 17-18 रुपए में मिल जाएगी। तो अगर 15 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं का है, तो मार्केट में 18 रुपए पे मिल रही है। दाल का, अरहर की दाल, मूंग की दाल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 50 रुपए है, मार्केट में जाके लो 200 रुपए में मिलेगी। ये 150 रुपए कहां जा रहे हैं? बीच में बहुत सारे बड़े बड़े जमाखोर पैदा हो रहे हैं। आजकल इन जमाखोरों के नाम भी खूब चल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। कौन है ये जमाखोर? बता रहे हैं 8-10 लोग हैं जो सारा का सारा जमाखोरी का काम कर रहे हैं। कल मैंने प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में कहा, मैंने कहा जी इंटरनेट पे और अखबारों में छप रहा है कि मुंड्रा पोर्ट जो है वहां पे बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं जहां पे दाल होर्डिंग की जा रही है। 2-3 राज्य हैं वहां पे खूब बड़े बड़े होर्डिंग की जा रही है, खूब होर्डिंग की जा रही है दालों की। मोजाम्बिक, जहां भी प्रधानमंत्री जी गए थे, दालों का सौदा करके आए थे, मोजाम्बिक के अंदर पोर्ट के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग की जा रही है वहां पे वेयर हाउसेस में। ऐसे आरोप हैं, इनकी जांच तो होनी चाहिए, इसके ऊपर एक्शन तो लिया जाए। नहीं तो ऐसा क्यों है कि 22 मिलियन टन 2 साल पहले 22 मिलियन टन था, इस बार भी 22 मिलियन टन अवेलेबिलिटी, टोटल अवेलेबिलिटी इतनी है, फिर भी 200 रुपए आग लगी हुई है तो इसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, 8-10 लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि 8-10 लोग हैं जो सारा का सारा ये धंधा चला रहे हैं, इस पे अगर सख्ती नहीं की गई तो ये तो 400 रुपए पहुंच जाएगी दाल। ना मैं खा पाऊंगा दाल, ना आप खा पाएंगे। पूरे देश में मैं घूम रहा हूं और सबसे ज्यादा दुखी आज व्यापारी वर्ग है, जिसकी पहले 100 रुपए की कमाई थी, आज 80 रुपए भी नहीं बची। आदमी उम्मीद करता है कि जिंदगी में तरक्की करेगा, कि पिछले साल 100 रुपए की कमाई हुई तो इस साल 120 होनी चाहिए, 130 होनी चाहिए, आदमी कोशिश करता है। लेकिन पिछली बार 100 रुपए थी और इस बार 80 रुपए रह गई, तो फिर तो पूरे देश के अंदर व्यापारी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री वाले बहुत ज्यादा दुखी हैं और उनका बिल्कुल गुजारा नहीं चल रहा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पूरे देश के सारे व्यापारी लॉस में जा रहे हैं, सारे व्यापारी दुखी हैं। 8, 10, 15 लोग हैं जिनकी संपत्ति दुगनी होती जा रही है, तिगनी होती जा रही है। उनका ऐसा कहां से आ रहा है पैसा? तो वो तो हमारी जेब से ही जा रहा है ना। जैसे मान लो एक आदमी है, उसने 30 रुपए में सारी दाल ले ली मार्केट से और अपने गोदाम में भर ली, और अब 250 रुपए में बेच रहा है, 200 रुपए में बेच रहा है, तो मेरी और आपकी जेब से ही तो पैसा जा रहा है उसके पास। तो एक तरफ तो सारे देश के व्यापारी, सारा देश की इकोनॉमी ठप है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चंद लोग हैं जिनके व्यापार दुगने तिगुने, पता नहीं कितनी हजारों करोड़ की संपत्ति उनकी बढ़ती जा रही है। तो इसके ऊपर तो ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं कोई क्वेश्चन है तो सर क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सख्त से भी क्वेश्चंस हैं। हाँ बिल्कुल। जो बातें पब्लिक ने बड़े नंबर्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको कोलेट करके मतलब एक क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है
और सुनने वालों को बहुत मज़ा आएगा ये सुन के। पहला क्वेश्चन पुलकित से आता है, दिल्ली से। क्वेश्चन ये है, एट वन एंड यू से मोदी जी इज़ नॉट लेटिंग यू वर्क, on the other hand you spend crores on advertising telling people what you have achieved in Delhi. How is this possible? एक हाथ पे आप कहते हैं कि मोदी जी आपको काम करने नहीं देते, और उसी वक्त आप बड़े बड़े ऐड डालते हैं, करोड़ों रुपए के ऐड डालते हैं कि आपने दिल्ली में कितना कुछ कर दिखाया है। ये कैसे हो सकता है? इसमें दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। एक तो कि ऐड के ऊपर है, ये बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है, इसका भी मैं जवाब इसी में दे दूंगा। दूसरा, जो अभी मैंने आपको जितने काम गिनाए ये काम हुए हैं, कोई मैं इमेजिनरी नहीं कह रहा। इनफैक्ट मैं इनवाइट करता हूँ आपको सबको कि जो 100 मोहल्ला क्लिनिक बने जाके देख के आइए, पॉली क्लिनिक बने जाके देख के आइए। इन्होंने, मनीष ने 8000 नए क्लासरूम बनवाए, 45 नए स्कूल बनवाए, जाके देख के आइए ये सब। बिजली के दाम कम हुए, वो तो आपके बिल में लग के आ ही जाता है। पानी के दाम कम हुए, वो तो आ ही जाता है। 263 द्वारका के लोगों से पूछिए कि पानी आया, तो ये काम तो हुए हैं, इट्स देयर ऑन द ग्राउंड। लेकिन जिस तरह की बाधाएं आ रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर ये बाधाएं नहीं आती तो आप सोच सकते हो कि जितना काम मैंने अभी गिनाया उससे दुगना तिगुना काम हो सकता था। हमारी विधानसभा ने 14 बिल पास करके भेजे। उसमें एक बिल था कि अगर कोई, जैसे आप राशन कार्ड बनवाने जाते हो, कानून कहता है राशन कार्ड आपका 15 दिन में बनना चाहिए। हमने कानून पास किया कि अगर 15 दिन में आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली 16वें दिन से पैसे गिनने चालू हो जाएंगे, और जिस दिन आपका राशन कार्ड बनेगा तब तक उतने पैसे आपको कॉम्पेंसेशन के रूप में मिलेंगे, मुआवजे के रूप में, और वो पैसे उस अफसर की तनख्वाह से कटेंगे जिसको बनाना था। वो भी ऑटोमेटिक, सारा ऑटोमेटिक। मतलब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि मैं छुट्टी पे था जी कुछ, वो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। किसी ना किसी अफसर की तनख्वाह से कटेंगे और आपको मुआवजा मिलेगा। अगर ये कानून हम पास कर दें और हर जितनी राशन कार्ड बनाना, लाइसेंस बनाना, ये करना वो करना, सारे कामों की टाइम लिमिट फिक्स कर दें, आप सोचो करप्शन कितना कम हो सकता है। ये कानून हमारी विधानसभा ने पास करके भेजा, आज 8 महीने हो गए। दिल्ली की एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम जितने भी कानून पास करते हैं ना, जैसे और दूसरे राज्य हैं उसमें तो विधानसभा अपना कानून पास कर लेती है, बस खत्म। यहां पे हमारे सारे कानून केंद्र सरकार में जाते हैं अप्रूवल होने के लिए। जब तक केंद्र सरकार नहीं करती तब, तो ये केंद्र सरकार में 8 महीने से ये कानून पेंडिंग पड़ा हुआ है। जन लोकपाल बिल याद है, वो रामलीला मैदान वाला, 8 महीने से भेजा हुआ हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अभी तक पास नहीं हुआ। नो डिटेंशन पॉलिसी वाला बिल जो मैंने अभी बताया कि 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करते, वो बिल 8 महीने से उनके पास पड़ा हुआ। 14 हमारे बिल हमने भेजे हुए हैं, हमने कानून पास करके, केंद्र सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। अभी थोड़ा सा कहना जरूरी, जो मैं पूरा कर लेता हूं। ये MTNL की लाइन जो है वो बंद हो गई है, ओवरलोड हो गई है क्वेश्चन से, कॉल से। तो जो SMS की लाइन है उस लाइन पर अब कॉल्स लिए जा रहे हैं। अच्छा, जस्ट इन्फॉर्म करना था। जिस नंबर पे SMS लिए जा रहे थे उस नंबर पे आप कॉल्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ोन कॉल आने लग गए थे। जो MTNL की लाइन थी वो बंद हो चुकी है, तो कृपया SMS के नंबर पे फ़ोन कीजिएगा। थैंक यू जी, सॉरी, प्लीज़ कंटिन्यू। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले हमारे दिल्ली सरकार के 11 अफसरों को बिना हमसे पूछे केंद्र सरकार ने दिल्ली के बाहर ट्रांसफ़र कर दिया, अंडमान भेज दिया, दूसरे राज्यों में भेज दिया। यहाँ भी ये लोग बोलते हैं भाई हमारी पावर है, केंद्र सरकार की पावर है, कर सकती है, हम मानते हैं आपकी पावर है, लेकिन आपकी पावर का बेजा इस्तेमाल तो मत कीजिए, पूछ तो लीजिए। जैसे हम लोग कोई भी बड़ी पॉलिसी बनाते हैं जनता से पूछ के बनाते हैं। हम जनता को ये थोड़ी कहते हैं मेरी पावर है मैं कर दूंगा, मैं कोई डिक्टेटर हूं क्या, मैं कोई तानाशाह हूं क्या कि मेरी पावर है मैं तो करूंगा। ऐसे थोड़ी डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी संवाद से चलती है, डेमोक्रेसी बातचीत से चलती है। तो जैसे हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, हम अखबारों में छापते हैं, हम जनता से पूछते हैं भाई आपको क्या कहना है इसके ऊपर, जनता के विचार आते हैं और उसके बाद हम करते हैं। इन्होंने 11 ऑफिसर ट्रांसफर कर दिए। जो ऑफिसर दिल्ली में CCTV कैमरे लगाने की जिसकी जिम्मेदारी थी और वो कर रहा था, बड़ा अच्छा काम कर रहा था, उसको ट्रांसफर कर दिया। पूरी दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हम सारी सुविधाएं अब दे रहे हैं, पानी की पाइपलाइन, सीवर, सड़क,
बिजली, पानी, नाली, खड़ंजे, ये जो ऑफिसर अनऑथराइज्ड कॉलोनी का सारा देख रहा था विकास का काम, उसको ट्रांसफर कर दिया। मेरे ऑफिस में, मुख्यमंत्री के ऑफिस में जो ऑफिसर काम कर रही थी, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री से बिना पूछे उसके ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया जाए। मेरे ऑफिस में जो ऑफिसर काम कर रही थी उसको ट्रांसफर कर दिया। तो आपका मकसद तो दिल्ली सरकार को ठप करने का है। फिर भी हम काम करेंगे, इतने काम किए मैंने आज गिनाए, अभी भी करेंगे। बाहर से एडवर्टाइजमेंट देके ले आएंगे अफसरों को। उसके बाद ये मैं आज लेके आया हूं, ये पूरी लिस्ट है। दिल्ली सरकार में सेक्रेटरी लेवल पे 39 पोस्ट हैं। सेक्रेटरी लेवल पे 39 में से 20 पोस्ट खाली हैं। 20 पोस्ट, 39 में से 20 पोस्ट खाली पड़ी हैं। इतनी शॉर्टेज है हमारे पास ऑफिसर्स। उठा के हमारे सरकार के ऑफिसर्स को बाहर ट्रांसफर कर देते हैं। उठा के हमारे ऑफिसर्स को बाहर ट्रांसफर, पैरालाइज करना चाहते हैं। लेकिन मैं भी आपको बता दूं, दिल्ली सरकार चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, खूब जम के चलेगी। हम अब थोड़े दिन में ऐड निकालने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। और इस देश के अंदर अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जनता के बीच में से, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच में से अच्छे एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे। एंटी करप्शन ब्रांच, आपको याद है जब हमारी 49 दिन की सरकार आई थी, पूरे दिल्ली के अंदर बंद हो गया था एकदम करप्शन। सारे लोग कहते थे बिल्कुल खत्म हो गया था करप्शन। और उसके बाद जैसे ही हमारी सरकार गिरी, फिर से करप्शन चालू हो गया। क्यों? हमारी जो एंटी करप्शन ब्रांच थी, इन्होंने जम के बिल्कुल युद्ध स्तर के ऊपर भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल में डालना चालू कर दिया था। अब जैसे ही हमारी सरकार गई, फिर से भ्रष्टाचार चालू हो गया। फिर जब दोबारा हमारी सरकार आई, 4 महीने तक फिर वही माहौल हो गया था, बिल्कुल करप्शन बंद हो गया था। लेकिन 8 जून को पिछले साल केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। यह भी इतना असंवैधानिक काम आज तक कभी नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स भेज के किसी राज्य सरकार के किसी डिपार्टमेंट के ऊपर कब्जा किया हो। आज तक कभी नहीं हुआ। अभी भी वो उनके कब्जे में एंटी करप्शन। आज दिल्ली के अंदर अगर कोई मेरे सामने रिश्वत ले रहा हो ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास एक भी ब्रांच नहीं बची जिसको मैं कहूं कि भाई इसको पकड़ के ले आओ। हमने अब ये एंटी करप्शन ब्रांच है, ये हमने इनको कई केसेस भेजे अभी तक। ये रीड डेटा, 32 केस इनको भेजे हैं हमने एंटी करप्शन ब्रांच को। पिछले 1 साल में एक भी एक्शन नहीं लिया, जो कि सबूत के साथ दिल्ली सरकार ने भेजे हैं। 150 कंप्लेंट्स गई हैं इनके पास नागरिकों की कि भाई मेरे से पैसे मांग रहे हैं, एक भी एक्शन नहीं लिया इन्होंने। तो एंटी करप्शन ब्रांच को पूरी तरह से ठप कर दिया। एंटी करप्शन ब्रांच का भी एक ही काम है, मनीष को पकड़ना, कपिल मिश्रा को पकड़ना, हमारे खिलाफ केस करना, बयान करना, मुख्यमंत्री को मेरे खिलाफ इन्होंने बता रहे हैं एफआईआर कर दी है। तो अब इनका एक ही काम है, केवल हम लोगों को तंग करना, एंटी करप्शन ब्रांच का। उसके बाद मैं आपको कुछ फाइलें बताता हूं जो रोक रखी है इन्होंने। मिड डे मील में आप सबको पता है कि चोरी होती है स्कूलों के अंदर। मिड डे मील का बहुत बुरा हाल है। मैं पिछली बार जब कर्नाटका बेंगलोर गया था, कर्नाटका के अंदर बेंगलोर में बहुत अच्छा काम चल रहा है मिड डे मील का। वहां पे अक्षय पात्रा, इस्कॉन टेम्पल वाले हैं ना, उनकी एक एनजीओ है अक्षय पात्रा, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी फर्स्ट क्लास किचन है, उनका फर्स्ट क्लास खाना बनता है, गर्म खाना जाता है। और मैं पूरे उनकी किचन देख के आया, मैं उनका सारा खाना देख के आया। और 8 राज्यों के अंदर वो काम कर रहे हैं। गुजरात में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं। कल गुजरात की मुख्यमंत्री बता रही थी। गुजरात में कर रहे हैं, राजस्थान में, राजस्थान का तो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं। और हर जगह उनको नॉमिनेशन बेसिस पे दिया गया। कोई वो एनजीओ वो टेंडर में अप्लाई नहीं करते। वो कहते हैं हम टेंडर में अप्लाई नहीं करते क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और वो एक्चुअली डोनेशन लेके आते हैं। हमने आने के बाद फाइल चलाई, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया, भाई हम दिल्ली के अंदर भी सारे स्कूलों में मिड डे मील इन्हीं से दिलवाएंगे। एलजी साहब ने हमारा प्रपोजल कैंसिल कर दिया कि नहीं, हम इनको नहीं देंगे। अब मनीष ने 8000 क्लासरूम बना दिए, 45 नए स्कूल बना दिए। अब इसको टीचर तो चाहिए, 20,000 टीचर चाहिए। अब 15,000 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। हमने कहा था हम इन गेस्ट टीचरों को पक्का करेंगे। हमने इन गेस्ट टीचरों को पक्का करने के लिए फाइल चलाई, एलजी साहब ने वो फाइल रिजेक्ट कर दी। अब बताओ, मेरे 8000 क्लासरूम बनके तैयार हो गए, 45 नए स्कूल बनके तैयार हो गए, टीचरों को भर्ती की फाइल उन्होंने मना कर दी। मैं टीचर कहां से लाऊं?
तो ये स्कूल कैसे चलेंगे आप बताइए? 10 अस्पताल नए बनाने के लिए 1 साल से फाइल भेजी हुई है कि हमें जमीन चाहिए, डीडीए को जमीन देनी है, पैसा देने के लिए तैयार है दिल्ली सरकार, अपने अस्पताल बनाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तैयार है हम लोग, जमीन नहीं दे रहे 10 अस्पतालों के लिए। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया, उसको इन्होंने खारिज कर दिया। तो अब अगर ये सब हो रहा है, मेरा ये कहना है कि अगर ये इन चीजों में हमारा साथ देते, ये इस तरह से भारत पाकिस्तान वाली स्थिति ना पैदा करते, तो मुझे लगता है कि विकास जो अभी चल रहा है दिल्ली के अंदर उससे भी 4 गुना काम हो सकता था। और मैंने बहुत कोशिश की, मैं पिछले साल प्रधानमंत्री जी से मिलके आया, मैंने हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की, मैंने कहा सर अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरे को माफ़ कर दो, मैं आपसे पैसे लेने नहीं आया, पैसे नहीं चाहिए मेरे को, दिल्ली सरकार में सफिशिएंट बजट है, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल ये रोज रोज की खिचखिच बंद करा दीजिए। और जितने आपके काम हैं, आप कहते हो स्वच्छ भारत, मैंने कहा 2 साल दे दो, मैं दिल्ली को लंदन जैसा साफ करके दिखा दूंगा। आप कहते हो स्किल इंडिया, मैंने कहा आप हमें काम करने दो, मैं दिल्ली में सबसे बढ़िया स्किल इंडिया आपको करके दिखाऊंगा और सारा तारीफ मैं आपकी करूंगा कि आपने हमें मदद की, लेकिन वो नहीं माने। तो ये सिचुएशन है, काम हो रहे हैं दिल्ली में, इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद हो रहे हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद होते रहेंगे। MTNL लाइन इज अप एंड वर्किंग नाउ। MTNL लाइन फिर से शुरू हो गई है, जिन्हें फ़ोन करना है बिल्कुल बेशक उस लाइन पे फ़ोन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं, आगे थे शेड्यूल में लेकिन मैंने ऊपर कर लेता हूँ। एक तो ये कि एडवर्टाइजिंग की जो बात की आपने, तो उसका बजट को लेकर, हाँ, पंकज मुंबई से पूछते हैं कि आप गवर्नमेंट ने 526 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे खर्चे किए, तो एडवर्टाइजिंग का पैसा आप दिल्ली के एड्स दूसरे राज्यों में क्यों दिखा रहे हैं? इसका मतलब पहली चीज तो ये कि ये गलत फहमी फैलाई जा रही है, 526 करोड़ नहीं 75 करोड़ खर्च किए। आरएसएस जो है ना, वो बड़ी अफवाहें फैलाने में, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के अंदर उनका कोई सानी है। वो एक अफवाह शुरू करते हैं और फैलाते जाते हैं, बार बार बोलते हैं, और वो थोड़े दिन के अंदर वो सिंक कर जाती है। 526 करोड़ नहीं है, 75 करोड़ रुपए खर्च किए हमने पिछले साल एडवर्टाइजिंग के ऊपर, पूरी सारी दिल्ली सरकार मिला के। पहले क्या होता था कि दिल्ली सरकार का हर डिपार्टमेंट अलग अलग देता था और पता भी नहीं चलता था, उसके अंदर खूब घपला होता था। अब हमने उसको सारे को सेंट्रलाइज कर दिया, तो सारी दिल्ली सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के 75 करोड़ रुपए टोटल खर्च किए हैं, जो कि ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज, दिल्ली के बाहर ऐड क्यों दे रहे हैं? उसके 2-3 कारण हैं। पहली चीज कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के अंदर केरला के लोग भी रहते हैं, दिल्ली के अंदर तमिलनाडु के लोग भी रहते हैं, दिल्ली के अंदर बंगाली भी रहते हैं, दिल्ली के अंदर मलयालम भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, दिल्ली के अंदर हर राज्य के लोग रहते हैं। तो दिल्ली के पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है। अरे हमें तो छोड़ो, दिल्ली में एक छोटी सी घटना हो जाती है, सारे टीवी चैनल वाले, मध्य प्रदेश में कुछ हो जाए तो नहीं दिखाते, दिल्ली में कुछ हो जाए तो सारे टीवी चैनल वाले दिखाते हैं। क्यों? दिल्ली में क्या हो रहा है इसकी इंटरेस्ट पूरे देश के लोगों को है, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली में अच्छा काम चल रहा है, ये पूरे देश को बताना जरूरी है, ताकि पूरे देश से इन्वेस्टमेंट और बिजनेस दिल्ली के अंदर आए। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। हमने पिछले साल इवेंट इंडस्ट्री, जब हमारी सरकार बनी, तो इंटरनेशनल, दिल्ली देश की राजधानी है, सारे इंटरनेशनल इवेंट्स पहले दिल्ली के अंदर हुआ करते थे। इवेंट इंडस्ट्री के लोग मेरे से मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा जी 10 साल से इवेंट इंडस्ट्री पूरी दिल्ली छोड़ के जा चुकी है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले जी 27 डिपार्टमेंट से हमको एनओसी लेने पड़ते हैं दिल्ली में अगर एक इवेंट करना हो तो, और हर डिपार्टमेंट के अंदर हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं, 5 से 6 महीने तक हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं अगर एक इवेंट हमें दिल्ली में करना हो। तो मैंने सारे 27 डिपार्टमेंट्स को बुलाया, हेड्स को बुलाया, इनको सामने सामने बिठाया और हमने कई सारे एनओसी कैंसिल कर दिए और जितने बचे वो सारे ऑनलाइन कर दिए। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ था, उसके ऑर्गेनाइजर्स मुझे बुलाने के लिए आए चीफ गेस्ट, उन्होंने बताया जी 20 मिनट के अंदर बिना किसी को एक भी पैसा दिए ऑनलाइन हम लोगों को सारी परमिशन मिल गई। हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया। अब अगर इवेंट इंडस्ट्री को मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया
तो मेरे को बम्बई वालों को बताना तो जरूरी है भैया आओ दिल्ली में इवेंट करो, मेरे को कलकत्ते वालों को बताना तो जरूरी है भैया आओ दिल्ली में इवेंट करो, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, मेरे को सारे देश को बताना तो जरूरी है भैया आओ दिल्ली में। तो देश की दिल्ली के अंदर अगर माहौल अच्छा हो रहा है, गवर्नेंस अच्छी हो रही है, तो पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है कि भैया दिल्ली में आओ, इन्वेस्ट करो, बिजनेस करो। ओके, पुदुचेरी से सुधाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ये पूछते हैं कि आपके 21 एमएलए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने हुए हैं, फॉर विच दे में फेस डिस्क्वालिफिकेशन। आपकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये कोई सैलरी नहीं लेते, अलाउंस नहीं लेते, पर्क्स नहीं लेते, तो फिर इस स्थिति में उनको ये पोजीशन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी देने की ज़रूरत क्या थी, उन्हें ये नाम देने की ज़रूरत क्या थी? वो तो बगैर पोस्ट के भी काम कर सकते थे। एक्चुअली हो क्या रहा था, पहली चीज़ तो ये कि विपक्षी पार्टियों को काम करने की आदत नहीं है। हमारे वाले काम कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां तो लूटती थी बस, अभी तक काम तो कभी करते नहीं थे। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरा एक एमएलए परवीन कुमार, एजुकेशन वही देखता ना, परवीन कुमार, उसको हमने काम दिया है भाई रोज तू सरकारी स्कूलों के अंदर राउंड लगा के आएगा और देख के आएगा भी टीचर वीचर आ गए सब ठीक है, तो वो रोज 100-50 स्कूलों में राउंड लगा के आता है। बताओ क्या गलत करता है? उस काम के लिए सरकार उसको एक पैसा नहीं देती, उसको कोई गाड़ी नहीं देती, उसको कोई घोड़ा नहीं देती, कोई बंगला नहीं देती, कोई नौकर नहीं देती, कुछ नहीं देती। अपने जेब से पैसे करके खर्च करके समाज सेवा के नाम पे वो सारे स्कूलों का राउंड लगा के आता है। फिर मुझे रिपोर्ट देता है कि और फिर मनीष को रिपोर्ट देता है, मनीष को फिर बताता है जी वो वाला स्कूल गड़बड़ है, फिर मनीष जाके उसी तरह से राजेश हमारा दूसरा, उसको अस्पतालों की जिम्मेदारी दे रखी है। वो अस्पतालों में रात को 2 बजे भी फोन आ जाए तो वो फोन उठाता है, किसी का एडमिशन नहीं हो किसी अस्पताल के अंदर तो। इस तरह से हमने अलग अलग एमएलए को अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है, जिसका एक पैसा उनको नहीं देता। ये प्रॉफिट कहां से हो गया? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आपका क्वेश्चन है कि उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कहने की क्या जरूरत थी? वो जरूरत इसलिए थी जब शुरू में बिना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पोस्ट दिए हमने जब उसको भेजना चालू किया, तो जब वो स्कूल में जाता था तो उससे पूछते जी आप कौन है, तो वो कहते मैं जंगपुरा का एमएलए हूं। तो कहते थे जी जंगपुरा जाइए, फिर आप इस स्कूल में क्यों आ गए? क्योंकि एक एमएलए अपनी विधानसभा के बाहर नहीं जा सकता, बाहर पूरे दिल्ली के स्कूलों में नहीं जा सकता, तो उसको एक ऑथेंटिसिटी देने की जरूरत थी। जब उसको हमने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एजुकेशन बना दिया तो उसके पास एक ऑथेंटिसिटी आ गई, वो किसी भी स्कूल में जाके देख सकता था कि भाई सब ठीक ठाक। इसलिए हमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोजीशन देने की जरूरत पड़ी। अब ये कह रहे नहीं, सबकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी खत्म करो, सबको घर बिठाओ, घर बैठे अच्छे हैं, काम नहीं करना चाहिए इनको। काम तो करेंगे जी। हमने सारे बड़े बड़े लॉयर से बात कर ली, सारे लॉयर्स कह रहे हैं दिस इज नॉट एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो कहते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है देयर शुड बी ए पेक्यूनियरी गेन, कुछ पैसे का लाभ होना चाहिए। इनको किसी को कोई लाभ मिल ही नहीं रहा, तो मुझे पूरी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन फेयर डिसीजन लेगा और इसको खारिज कई राज्यों में तो ऐसे पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं उनको तनख्वाह, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को तनख्वाह मिल रही है। घोड़ा गाड़ी बता रहे हैं, अभी कल खबर छपी थी, पंजाब के अंदर डेली पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का पता नहीं 1 लाख या 1 करोड़ रुपए की उनका केवल गाड़ी का बिल आता है। हम धेला नहीं दे रहे इनको बेचारों को, अपनी जेब से पैसा खर्च रहे, तब भी इन बीजेपी कांग्रेस वालों को तकलीफ हो रही है। ओके, ये क्वेश्चन है जो बहुत मतलब इस पे बहुत बवाल हुआ है। What is the need of increasing the salary of MLAs in Delhi? Was not the previous salary enough for your MLAs? ये चेन्नई से नेपाल दास पूछते हैं। There's a caller on the phone, so we'll take this question after the call. Okay. Okay, let's put the call through. Hello. हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम रंजीत माथुर है। हाँ जी, मैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन एक कॉलोनी है साउथ दिल्ली में, वहां से बात कर रहा हूँ, गली नंबर 16 से। हाँ जी। सर, मेरी एक कंप्लेंट है जो मैंने आपके ईमेल आईडी पर, मनीष सर के आईडी पर, कपिल जी के आईडी पर, दिल्ली जल बोर्ड सीईओ के आईडी पर पिछले 2 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सर, क्या कंप्लेन है? सर, कंप्लेंट ये है कि 2-2.25 महीने पहले हमारी गली नंबर 16 में सीवर पाइपलाइन बदलने का काम शुरू हुआ था। हाँ।
जब ये काम शुरू हुआ था तो जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया वो शुरू में 2-3 आदमी भेजता था, सिर्फ 2-3 सिर्फ दो वर्कर आते काम करने। ओके। मैनुअली खुदाई भी होनी है, पूरी गली की पाइपलाइन भी बदलनी है, और इन सबको पता था कि रेनी सीजन आने वाला है और स्कूल भी खुलने वाले हैं। हाँ जी। मैंने बड़ा स्पेसिफिक मेल में लिखा था कि सर बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो शलभ जी जो हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं जल बोर्ड साउथ के, हाँ जी, उनको भी सबको पता है मेरी कंप्लेंट का, लेकिन सर किसी ने कुछ नहीं किया। अब हुआ ये है कि 2.25 महीने में उन लोगों ने सिर्फ पाइपलाइन डाली है। हाँ जी। सड़क सर हमारी गली पूरी खुदी हुई है और बारिशों में पूरी भरी रहती है, वो हर वक्त गंदा पानी, कीचड़ और पानी भरा रहता है। हाँ जी। छोटे छोटे बच्चे, मैं एक दिन अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था बाइक से, मैं भी गिर गया बच्चे के साथ। अच्छा। और अभी भी परसों भी बारिश के मौसम में भी जेसीबी मशीन से अगली गली में उन्होंने खुदाई शुरू की है। तो और सर अभी किसी को पता नहीं है कि गली बनेगी कब और ठीक कब होगी। ठीक है, मैं आपका फोन नंबर तो आ गया, मैं आपकी डिटेल्स नोट करवा रहा हूँ और जी मैं सर, कल किसी ऑफिसर को भेजता हूँ, वो आपके साथ बैठ के इसका जो भी समाधान हो सकता है निकालेगा। हाँ, और कपिल जी से भी बात हुई थी, कपिल जी ने कहा था मुझे व्हाट्सएप कर दो सारी डिटेल, मैंने उनके पर्सनल नंबर पे सारी डिटेल व्हाट्सएप भी की मैं थी। इसको कराता हूँ, कल भेजता हूँ किसी ऑफिसर को। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गवर्नमेंट सर। थैंक यू सर। ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन। सो एमएलए की सैलरी के बारे में पूछ रहे थे जी। पहली चीज तो मैं बता दूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसी सरकार है जो करप्शन पे जीरो टॉलरेंस अडॉप्ट कर रही है। हमारा एक एक एमएलए के ऊपर हमारी नज़र है, किसी भी हालत में कोई करप्शन नहीं कर सकता, उसके ऊपर मैं भी नज़र रखता हूं। अभी तक क्या होता था कि चुनाव जीतने के बाद ये था कि एक धारणा थी सब लोग करप्ट नहीं होते, कुछ लोग ईमानदार होते हैं, कुछ लोग करप्ट होते हैं, लेकिन बिना तनख्वाह के काम चलता था लोगों का। जैसे दिल्ली में हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ तनख्वाह नहीं मिलती, बिना तनख्वाह के चलता है। वहाँ पे 200 रुपये पर सिटिंग के मिलते हैं, 200 या 250 रुपये ऐसे कुछ मिलते हैं पर सिटिंग के, पर उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? अब वो सिस्टम हम नहीं करना चाहते कि भाई खुला छोड़ दो एमएलए को, वो जो जहाँ से मर्जी कमाए, तनख्वाह नहीं देंगे। दिखाने के लिए आपको ये है कि तनख्वाह नहीं लेते जी हमने ये सिस्टम उल्टा किया है। हमने कहा हम तनख्वाह देंगे सबको, इतनी तनख्वाह देंगे कि उसका ऑफिस चल जाए, उसका घर चल जाए, और कह के देंगे। फिर अगर वो करप्शन करेगा फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो पहले जब हमारी सरकार बनी, एक एमएलए की तनख्वाह 12,000 रुपये थी। 12,000 रुपये में तो घर नहीं चलता, ऑफिस भी नहीं चलता। दिल्ली में तो इम्पॉसिबल है। हाँ, 12,000 रुपये एक एमएलए की तनख्वाह थी। ये तो आप मानोगे कि 12,000 रुपये में कुछ नहीं हो सकता। इसको बढ़ा के हमने 50,000 रुपये किया है। 50,000 रुपये तो ज़्यादा नहीं है, तो वो कह रहे हो 400% इंक्रीज। हाँ है, 400% ही है, 12 चौक 48, 400% इंक्रीज, 400% इंक्रीज। वो कई टीवी चैनल वाले 400%। मैंने उन चैनल वालों से पूछा, मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है? नहीं हमारी तनख्वाह क्यों पूछते हो? उनको मिलती है 4 करोड़ रुपए चैनल वालों को, और हमारा एमएलए 50,000 रुपये ले ले तो उनको तकलीफ है। तो 50,000 रुपये तनख्वाह है, उसके अलावा उसको टेलीफोन के, कन्वेंस के जो भी उसको खर्चे हैं, कंस्टिट्यूएंसी के वो खर्चे मिलते हैं उसको। वो तो उसके अपने परिवार के लिए नहीं है, तो अपने परिवार के लिए, अपना ऑफिस चलाने के लिए उसको अलग से खर्चे मिलते हैं, लेकिन परिवार के लिए उसको केवल 50,000 रुपये मिलते हैं, जो मुझे लगता है कोई ज़्यादा नहीं है। और हम कह के दे रहे हैं, सबके सामने दे रहे हैं, खुले में दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से दे रहे हैं। अगर ये नहीं दोगे तो फिर वो आप उनको करप्शन, यू आर ओपनिंग द स्कोप फॉर करप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर करप्शन। यू विल एक्चुअली स्टार्ट फोर्सिंग देम टू, आप उनको बाध्य करोगे गलत काम करने के लिए। हमें उनको जितना पैसा उनको चाहिए वो देना चाहिए। 50,000 रुपये महीना कोई ज़्यादा नहीं है, और उसके अलावा अगर वो करप्शन करता है देन वी विल नॉट टॉलरेट दैट। We have a caller coming in. हाँ Put him जी, through. हाँ जी। Sir, very good morning. This is Pradeep calling from Hyderabad. Yes. Delhi government using the youth power to participate in the governance. And again, there is a lot of waste always in Delhi, even I've been there. So how are you planning to make Delhi clean and use solid waste management effectively? Can we repeat the first half of the question about the youth power, because it was unclear at the time.
Yeah, my first question is, like, there is a lot of youth who want to participate in the governance. Like, how are you planning to use that youth power to help the Delhi government in whatever they're trying to do? Like, I've seen some fellowship coming on the line. And what are other things that you're planning ahead? Like, we from Hyderabad or other parts contributing to the Delhi government. तो दो क्वेश्चन हैं इनके. एक तो ये कि यूथ पावर को कैसे हार्नेस करेंगे, दूसरी बात ये कि दिल्ली के वेस्ट मैनेजमेंट का क्या करेंगे. Am I right, प्रदीप? Yes, sir. Yes, sir. पहली चीज़ तो ये कि आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है और हम सब लोग, मोस्टली लोग, अगर दो चार को छोड़ दें, हम सब लोग वो लोग हैं, आम आदमी हैं. मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे चाचे, मेरे ताऊ, मेरे मामे, दादे, कोई पॉलिटिक्स में नहीं था और ना मनीष का कोई पॉलिटिक्स में था. और जितने भी हमारे एमएलएज हैं, दो चार को छोड़ के किसी का कोई पॉलिटिक्स में नहीं था. एंड मोस्ट ऑफ देम आर यंग पीपल. सो दिस इज़ अ पार्टी ऑफ द यूथ. और मैं देश के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि आप राजनीति में आइए, बिकॉज यही तरीका है देश को बदलने का. राजनीति अच्छी होगी तो आप देख रहे हो कि एक साल में कितने काम हो गए, और अगर राजनीति खराब होगी तो इन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहो, इन्हीं लोगों के सामने घिसते रहो, ये लोग कुछ नहीं करने वाले. तो पहली चीज़ तो राजनीति में आप लोग लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट कीजिए, यूथ पार्टिसिपेट कीजिए. इसमें सरकार में हम लोगों ने अभी चीफ मिनिस्टर्स अर्बन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है एंड वेरी प्लेजेंटली मोर देन 9,000 पीपल हैव अप्लाइड फॉर दैट. और उसमें कुछ लोगों को तो अर्बन फेलो और बाकी बहुत सारे लोगों को हम कई तरह की इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे उनको अलग अलग तरीके से गवर्नेंस के अंदर. दूसरा, आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिल्ली इज़ द कैपिटल सिटी एंड इट्स अ मैटर ऑफ शेम कि जिस तरह से चारों तरफ गंदगी दिल्ली के अंदर है. बहुत बुरा हाल है, बहुत गंदगी है. एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू क्लीन अप द सिटी. आप किसी भी वेस्टर्न सिटी में चले जाइए और कितनी साफ़ सुथरे शहर मिलते हैं आपको. तो वो सब चीज़ें हम भी कर सकते हैं. वो सारे लोगों को जो भी सफाई करने की टेक्नोलॉजी है, जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तो ढेरों टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, वो सब हम भी ला सकते हैं. द ओनली अगेन द इशू इज़ पॉलिटिकल, बिकॉज दिल्ली की सफाई दिल्ली सरकार के पास नहीं है. दिल्ली की सफाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के पास है, एमसीडी के पास है. और इस वक्त एमसीडी के अंदर बीजेपी है. इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे हैव मेड अ कंप्लीट मेस ऑफ दिल्लीज क्लीनलीनेस. मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वहाँ भी लोग आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे. आज दिल्ली में आप देखते हो, कई लोग मेरे दोस्त पूछ रहे हैं बारिश आ रही है दिल्ली में, कई जगह वाटर लॉगिंग हो रही है. क्यों हो रही है? दिल्ली की आधी नालियाँ दिल्ली सरकार के पास है और आधी नालियाँ एमसीडी के पास है. अब अगर हमने दिल्ली की अपनी नालियाँ साफ़ कर दी, अब वो पानी निकल के बीजेपी वाली नालियों में जाता है, वहाँ पे सफाई है नहीं, तो वो सारा पानी सड़क पे आ रहा है. तो अब मुझे उम्मीद है अगली साल जब चुनाव होंगे तो लोग आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे और फिर सारी नालियाँ जब हमारे पास होंगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी हमारे पास होगा. तो जैसे आज मैंने 4 चीज़ें आपके सामने रखी. एजुकेशन में रेवोल्यूशनरी काम हुआ, हेल्थ में रेवोल्यूशनरी काम हुआ, बिजली में रेवोल्यूशनरी काम हुआ, पानी में रेवोल्यूशनरी काम हुआ, क्योंकि वो हमारे पास थे. अगली साल जब सफाई की व्यवस्था हमारे पास आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 साल तो लगेगा, बिकॉज इतना मेस जो उन्होंने किया है इट विल नॉट हैपन इन 1.5 साल के अंदर दिल्ली को साफ कर लेंगे हम सब लोग मिलके. वी विल क्लीन अप दिल्ली. सर इसी बात पे शायद एक और कॉलर है. कैन यू पुट हिम थ्रू प्लीज? हाँ जी सर. हेलो हेलो हेलो. हाँ सर. जी बोलिए सर. सर गुड मॉर्निंग सर. हेलो. यस यस प्लीज. सर नमस्कार सर. मेरा आपको सर और सिसोदिया साहब और सर म्यूजिक डायरेक्टर जो सर आपके साथ बैठे, आपको सबको नमस्कार सर. सर मेरा नाम संजीव, मैं केरला से बोल रहा हूँ सर. हाँ बताइए बताइए. हेलो. हाँ सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सर जिस तरह आप हमेशा कहते हैं कि सर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री आपके काम काज में हमेशा दखलंदाज करते हैं और सर दिल्ली सरकार को ठीक से काम नहीं करने देते, सर मेरा प्रश्न ये है कि सर क्या
क्यों नहीं सर दिल्ली की आम जनता के सामने सर एक वोटिंग करवाया जाए सर, और उनसे ये पूछा जाए कि क्या आप दिल्ली की सरकार अलग चाहते हैं, दिल्ली के लिए अलग स्टेटहुड चाहते हैं, और क्या दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार के अंदर में चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के अंदर में चाहते हैं, और उसका रिजल्ट जो आएगा सर वो केंद्र सरकार के समक्ष रख के सर फिर प्रधानमंत्री जी से क्या सर आप ये पूछ सकते हैं कि सर देखिए ये आम जनता जो है वो ये चाहती है कि दिल्ली की सरकार अलग हो और दिल्ली पुलिस अलग हो और दिल्ली में कामकाज अलग अलग तरीके से हो सर क्या ये पॉसिबल है क्या सर? ये बहुत अच्छा आइडिया आपका, हम भी ये सोचने की सोच रहे हैं और इसको ज़रूर करेंगे। कुछ लोग इसको रेफरेंडम कहते हैं, पर रेफरेंडम नहीं, इसको आप एक तरह से ओपिनियन पोल मानिए। रेफरेंडम हमारे संविधान में दिया नहीं हुआ, तो एक तरह से दिल्ली के सारे लोगों की राय ली जा सकती है। दिल्ली के लोगों को कहा जा सकता है कि आप वोट कीजिए कि क्या आप दिल्ली में दिल्ली पुलिस, जमीन, डीडीए, क्या आप चाहते हैं कि ये चुनी हुई सरकार के अंडर में आना चाहिए। इसके ऊपर एक वोटिंग होनी चाहिए और ये हम जरूर कराएंगे, आने वाले दिनों के अंदर हम जरूर कराएंगे। बहुत अच्छा आइडिया आपका सर। साथ ही साथ अभी मौका मिला सर आपको एक मैं सर चीज कहना चाहूंगा सर कि मैं आपके इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के टाइम से एक फॉलोअर हूँ सर, और उन आदमियों में से हूँ सर जो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में विश्वास करके अच्छे काम पर विश्वास करते हैं सर। थैंक यू सो मच। तो सर हम चाहते हैं कि सर आपकी सरकार और भी जगह पे बने और आम आदमी को फायदा हो सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है कि ये यतिन ओझा की चिट्ठी के बारे में क्या मीडिया लिख रही है, मतलब ये है, हो क्या रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सीनियर एडवोकेट हैं गुजरात के, श्री यतिन ओझा, कहा जाता है कि वो अमित शाह जी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। अमित शाह जी के कई केसेस उन्होंने किए हैं और कई सालों से वो अमित शाह जी के एक तरह से राइट हैंड मैन माने जाते हैं। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी। ये वो चिट्ठी है। इस चिट्ठी में उन्होंने मुझे लिखा है, I would like to draw your attention about the meeting that took place between Shri Amit Shah and Shri Akbaruddin Owaisi at Shri Amit Shah's residence at 3 AM on the morning of 15 September 2015 कि 15 सितंबर 2015 की रात को 3 बजे अमित शाह जी के घर पे अमित शाह जी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बीच में मीटिंग हुई। I was present in the said meeting. ओझा जी कह रहे हैं कि वो मौजूद थे मीटिंग में। A detailed discussion took place and it was agreed that Shri Owaisi shall field his candidates in Bihar, particularly in the Muslim belt that was to go to polls on 5th of November कि बिहार में जो चुनाव होने वाले थे, अमित शाह जी ने ओवैसी साहब को कहा कि सारे मुस्लिम सीट्स के ऊपर आप अपने कैंडिडेट्स खड़े कीजिए। It was also decided that Shri Owaisi will vomit poisonous communal speech, the script of which shall be written by Shri Amit Shah, which may have potentiality to result in communal divide in the society. It was decided in the meeting that BJP and Shri Owaisi would stand as strong opponents of each other before the people, but Shri Owaisi would only speak on dotted lines as decided by BJP. Shri Owaisi will take strong communal line and his speech would create an atmosphere of hatred resulting in communal tension. The present speech delivered by Shri Owaisi in Hyderabad to extend his help and support to IS operatives also appears to be a part of aforesaid strategy. तो ये उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जिसको सोशल मीडिया में भी आई और सब लोगों के सामने है। अब मुझे नहीं पता ये सच है क्या है। अगर ये सच है तो बहुत ही खतरनाक है। एक sort of related question है, why are you against the central government all the time? Are you playing the victim card to hide reality? This is from Ravi in Goa. मैं आपके सामने मैंने अभी आपके सामने वो सारे डिटेल्स रखे कि 14 बिल हमारे इन्होंने रख लिए, 11 ऑफिसर्स इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, दीज आर फैक्ट्स। वी आर नॉट प्लेइंग विक्टिम कार्ड
and we are not victims. Delhi has become a victim of very narrow politics of the central government. केंद्र सरकार की जो जिस तरह की नीतियां चल रही हैं, केंद्र सरकार जिस तरह से एक तरह से बदला ले रही है, तो उससे दिल्ली के लोग सफ़र कर रहे हैं। और मैं बार बार हाथ जोड़ के विनती कर चुका हूं केंद्र सरकार को कि ऐसा मत कीजिए, दिल्ली के लोगों को इस तरह से परेशान मत कीजिए। We're taking a caller now. Put the caller through, please. हेलो। यस। हाँ जी सर, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, पूजा सोपती। कहाँ से? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। सर पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। सर हम बहुत खुश हैं कि आपका दिल्ली में काम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी। तो हम विश करेंगे कि आप पंजाब में भी ऐसे ही आए और अच्छा काम करें। थैंक यू। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपकी दिल्ली में पॉलिसी है एजुकेशन के लिए, कि जब आपकी पंजाब में सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ चंडीगढ़ में ऐसी पॉलिसीज बनेंगी, क्योंकि हम बहुत यहाँ पे दुखी हो चुके हैं ये एजुकेशन से ना। मैं आपसे सहमत हूँ, और जो मैंने अभी अपने इसमें भी कहा था कि जो जो चीजें दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को ठीक कर रहे हैं, कॉलेजेस को ठीक कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर रहे हैं, अगर दिल्ली में हम कर सकते हैं तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। तो ये सारी चीजें पंजाब में भी करेंगे, और आप सब लोगों को साथ लेके करेंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते, जनता को साथ लेके करते हैं हम लोग। तो बिल्कुल सर, हम आपके साथ हैं। हमको आपको सबको साथ लेके करेंगे, जरूर होएगा पंजाब के अंदर। सर आपके हाँ जी, एमसी के इलेक्शन चंडीगढ़ में कब है? हाँ जी, चंडीगढ़ में जब भी एमसी के इलेक्शन होंगे तो हम चाहेंगे कि आप आए यहाँ पे। अच्छा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ी फैसिलिटीज मिल सके और हम भी आपके साथ चल सके। ठीक है, थैंक यू। और बेस्ट ऑफ लक फॉर पंजाब सर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रॉम ब्रिजेश इन अहमदाबाद। Dear sir, in Gujarat there is no freedom to raise question and talk with government. I hope you also felt some restriction during your visit. It's all about fake advertisement or development of Gujarat, and no one, corporator or MLA, can take responsibility to manage their area. Can you share your idea how to teach them lesson and hold them within public? I think he means hold them responsible to public who elected them as leader. I believe you are managing Delhi in best way and salute for the same. Also, will you fight elections in Gujarat? Brijesh from Ahmedabad. मैं अभी गुजरात गया था। एक्चुअली ऐसा हुआ कि दिल्ली के अंदर जो हम व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए हमने वैट के रेट कम कर दिए, वैट के अंदर काफ़ी सहूलियतें कर दी, तो वो बात सूरत के ट्रेडर्स को पता चली। तो सूरत के कई सारे व्यापारी मुझे बुलाने के लिए आए थे। तो तय हुआ, महीना भर पहले वो आए थे, तय हुआ कि 10 जुलाई को मैं गुजरात जाऊंगा, सूरत के अंदर व्यापारियों को से बात करूंगा। तो ये हुआ कि जब गुजरात जा ही रहे हैं तो सोमनाथ मंदिर भी जाना बनता है। तो ये हुआ 9 जुलाई को मैं सोमनाथ मंदिर जाऊंगा और 10 जुलाई को व्यापारियों से बात करूंगा। लेकिन उसके पहले ही वहां की सरकार ने, गुजरात सरकार ने व्यापारियों को धमकियां देके कि अगर तुमने केजरीवाल को बुलाया तो तुमको बर्बाद कर देंगे, उन्होंने व्यापारियों की मीटिंग कैंसिल करा दी। तो व्यापारियों की मीटिंग तो कैंसिल होगी, लेकिन मैं सोमनाथ गया था, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई वहां पे पूरा दमन का एटीट्यूड बना हुआ है गुजरात के अंदर। मुझे उन्होंने बताया कि जब पाटीदार समाज का आंदोलन हुआ था तो लोगों के घरों में घुस घुस के पुलिस ने महिलाओं की पिटाई की, बच्चों की पिटाई की, लगभग 2000 लोगों के ऊपर फर्जी केसेस दायर कर दिए गए हैं। थोड़े दिन पहले यहां दिल्ली में जंतर मंतर पे गुजरात के टीचर्स धरने पे बैठे थे, वो लोग मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने, टीचर्स ने बताया कि कई सारे टीचर्स के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे डाले हुए हैं। तो पूरे गुजरात के अंदर एक पूरा दमन का माहौल है। जैसे दिल्ली के अंदर हमारे एमएलएस के ऊपर हर झूठा सच्चा मुकदमा, रोज एक मुकदमा डाल देते हैं, लोगों के ऊपर रोज एक मुकदमा दिल्ली पुलिस डाल देती है, उसी तरह से गुजरात के अंदर एक पूरा दमन का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। और गुजरात के लोग इस बार मन बना चुके हैं कि उनको आने वाले चुनाव में मजा चखाना है। जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, लोग चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली के अंदर हम चुनाव नहीं लड़े थे, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो आदमी नहीं है। दिल्ली के लोग चुनाव लड़े थे, दिल्ली के लोग घर घर गए थे, दिल्ली के लोगों ने जाके वोट मांगे थे, दिल्ली के लोगों ने पैसा खर्च किया था।
गुजरात के लोग अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो अभी 2-3 महीने बाद वहां पे एक बड़ी सभा होगी, वहां पे लोगों से पूछेंगे, अगर लोग चुनाव लड़ेंगे तो हम साथ हैं उनके। एक और फोन कॉल है सर दिल्ली से, पुट देम थ्रू प्लीज। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी। सर मैं इंदु भास्कर बोल रही हूँ, दिल्ली कड़पड़गंज से। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि पहले हमारे 2 बार इवेंट हो चुके हैं दिल्ली में, और हमें दिल्ली सॉरी पहले आपके क्या सर इवन और जो स्टार्ट किया था। हाँ जी। वो बहुत सक्सेसफुल रहा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम थोड़ा सा कम हुआ। हाँ जी। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि भी अब दोबारा से सर कुछ स्टार्ट करेंगे या इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे दिल्ली के लिए। हमें बहुत होप थी कि जो डैम जैसा मेजर प्रॉब्लम दिल्ली फेस करते हैं डेली, तो उससे छुटकारा मिलेगा। जरूर करेंगे, इसके ऊपर अभी विचार करेंगे। और मैं देख रहा था वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने शायद अनाउंस भी किया है कि सर्दियों के महीने में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सर्दियों के महीने में इसको एक बारी फिर से इम्प्लीमेंट करने के बारे में विचार करेंगे। पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करने के लिए कई और चीज़ों की जरूरत है। अभी हमने जो एग्रीगेटर बस सर्विस चलाई थी उसको भी रोका है, इन्होंने, एलजी साहब ने रोका। तो ये भी कुल मिला के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करने की कोशिश थी। ऑडिविन भी उसमें से एक कोशिश थी, और भी कई कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेट तो सॉल्यूशन हमको सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में लाना है। हाँ जी सर, मतलब बहुत होप है। तो हमारा बस सर के लिए ही है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस इशू। थैंक यू। सर 2 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा रिलेटेड है, मैं दोनों को साथ में ही पूछ लेता हूँ। एक ने तो रतन सिंह दिल्ली से लिखते हैं, सर हर रोज आपका कोई ना कोई एमएलए अरेस्ट हो जाता है, आपके एमएलए इतने गंदे क्यों हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है, योर पीएस वाज अरेस्टेड, आपने बैकग्राउंड चेक नहीं की थी उनके करप्शन की वाया फेसबुक। ये दोनों क्वेश्चन है। हमारे एमएलए रोज अरेस्ट हो जाते हैं। अभी तक कितने 8 या 10 एमएलए अरेस्ट हो चुके हैं। 9-10 एमएलए। मैं आपको एक तो सामने ही बैठे हैं, ये 1 मिनट आ जाओ। ये कमांडो सुरेंद्र हैं, हमारे एमएलए हैं दिल्ली कैंट से। आपको 26/11 याद है? 26/11 को बंबई के ताज होटल पे आतंकवादियों ने हमला किया था, और इतना बड़ा हमला था, ऐसे लगा कि एक तरह से भारत के ऊपर हमला हुआ था, पूरा देश चौंक गया था। उस वक्त दिल्ली से कुछ कमांडो भेजे गए थे ऑपरेशन के लिए। कितने थे आप लोग? करीब 20 की टुकड़ियां थी, 200 के आसपास पहुंचे। 200 के करीब ये लोग कमांडो गए थे। उन कमांडोज में एक कमांडो सुरेंद्र था। इन लोगों को ताज होटल पे हेलीकॉप्टर से उतारा गया। इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के वहां पे सारे आतंकवादियों का सफाया किया। कमांडो के सामने एक बम आके फटा, उसकी आवाज की वजह से इनकी सुनने की शक्ति चली गई। ये अभी मशीन से सुनते हैं। उसके बाद इनको फौज से निकाल दिया गया, बिकॉज फिजिकली ये इनकेपेबल हो गए। फौज से इनको निकाल दिया गया। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, ये अपनी पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हमने लड़ झगड़ के इनकी पेंशन दिलवाई। जब आम आदमी पार्टी बनी तो हमने इनको दिल्ली कैंट से, एंड वी वर वेरी प्राउड कि हमने एक ऐसे अच्छे आदमी को जो कि देश के लिए, जो कि अपनी जान की बाजी लगा के जिसने देश को बचाया, उसको हमने टिकट दिया है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस ने कितने दिन जेल में रह के आए हो? 1 दिन छोड़ दिया उसने, अगले दिन 1 दिन इनको जेल में डाला। क्यों डाला जेल में? ये दिल्ली कैंट के एमएलए हैं। एक दिन ये सड़क पे जा रहे थे, इन्होंने देखा कि एक ऑफिसर वहां पे सब्जी वाले से पैसे मांग रहा है और सब्जी वाला गिड़गिड़ा रहा है। इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उस ऑफिसर को खूब लताड़ा इन्होंने कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं अगर तू इस तरह से गरीबों से पैसे मांगेगा तो। उस ऑफिसर का तो कुछ नहीं किया अभी तक। पुलिस ने इनके खिलाफ SC/ST केस में
4 धाराएं लगा के और इनको जेल के अंदर डाल दिया। इस तरह से हमारे 8 पता नहीं 10 एमएलएज के ऊपर कंप्लीटली झूठे केसेस लगा लगा के उनको अरेस्ट किया गया है। मैं एक ऐसा आदमी हूं, कुछ भी हो जाए गलत काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे जैसा एक मंत्री का पता चला, एक मंत्री किसी से रिश्वत मांग रहा था, उसका एसएमएस आया कि मंत्री आपका रिश्वत मांग रहा है। मैंने कहा सबूत दो। उसने एक रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने मनीष के साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर की और विद इन 24 आवर्स हम लोगों ने उस मंत्री को अपनी कैबिनेट से निकाल दिया और हमने पूरा मामला सीबीआई को रेफर कर दिया कि अरेस्ट कर लो हमारे मंत्री को। आपको याद होगा, आज तक कभी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सुओ मोटो अपने आप किसी सरकार ने अपने मंत्री को बर्खास्त करके और हैंडओवर कर दिया हो। विपक्ष वालों को नहीं पता था, बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को नहीं पता था कि इनका मंत्री गड़बड़ कर रहा है। किसी मीडिया वाले को भी नहीं पता था। हमने खुद, क्योंकि हम एक ही चीज के लिए आए हैं, ईमानदारी के लिए। अगर कोई गलत काम करेगा, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इन 10 के 10 एमएलए जिनको इन्होंने पकड़ा है, बिल्कुल कोरे फर्जी केसेस हैं। ये एक एमएलए है हमारा महेंद्र यादव, उसके इलाके में 3 साल की बच्ची का रेप हो गया। बलात्कारी को पुलिस पकड़ नहीं रही थी, उसने वहां के लोकल लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया, उसके ऊपर 4 धाराएं लगा के उसको 3 दिन के लिए जेल में डाल दिया। हमारा एक और एमएलए है अखिलेश यादव, और इनका तो मेरे पास ऑर्डर भी है। अखिलेश त्रिपाठी, अखिलेश त्रिपाठी, जज ने लिखा उसमें पॉलिटिकल वेंडेटा की वो आ रही है। ये ऑर्डर है। कमांडो सुरेंद्र को जब कोर्ट में पेश किया गया, जब बेल दी है कोर्ट ने, तो ये ऑर्डर की कॉपी है कोर्ट की। कोर्ट ने लिखा है, इट हैज बीन फर्दर इट हैज कम टू द नोटिस दैट इट वाज एक्चुएटेड बाय पॉलिटिकल वेंडेटा, कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से इनके ऊपर ये लगाया गया, राजनीतिक कारणों से इनके ऊपर लगाया गया। अखिलेश त्रिपाठी हमारे एमएलए मॉडल टाउन से, उनके ऊपर उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया, दूसरी पार्टी के व्यक्ति को, उनकी वाइफ ने अखिलेश त्रिपाठी के ऊपर आरोप लगाया कि वो महिला किसी के फ्यूनरल के लिए जा रही थी। हमारे एमएलए ने उसके साथ जाती हुई लड़कियों को छेड़ा, उसके साथ एक लड़का जा रहा था, उसको पीटा, तो ये आरोप लगाया। अब कोर्ट का ये ऑर्डर है। कोर्ट लिखते हैं, कंप्लेनेंट सुषमा सिंह हैज एडमिटेड इन हर स्टेटमेंट दैट शी इज द वाइफ ऑफ द कैंडिडेट हु कंटेस्टेड एंड लॉस्ट अगेंस्ट अखिलेश पति त्रिपाठी। इन द क्रॉस एग्जामिनेशन शी कुड नॉट टेल द नेम ऑफ द वर्कर हुज फ्यूनरल शी वॉज गोइंग टू अटेंड। उसने कंप्लेन की थी कि मैं किसी की फ्यूनरल में जा रही थी और रास्ते में, तो जब उसे पूछा गया कोर्ट में कि किसके फ्यूनरल में जा रहे थे, वो जवाब नहीं दे पाई। शी कुड नॉट नेम द आइडेंटिटी ऑफ एनी सिंगल गर्ल हु वाज मिसबिहेव्ड विद। उसने कहा कि एमएलए ने लड़कियों को छेड़ा, तो कोर्ट ने जब पूछा किस लड़की को छेड़ा, उसने कहा कई लड़कियों को छेड़ा, तो एक भी लड़की का नाम नहीं ले पाई जिसको एमएलए ने छेड़ा कोर्ट में। She had claimed in her chief examination that she had gone to the police station with these girls, but police also could not show statement of any of these girls. She has alleged that Puneet Malhotra was beaten up, but police has not been able to produce Puneet Malhotra. उसने आरोप लगाया कि हमारे एमएलए ने किसी को पीटा, जिसको पीटा वो आज तक दिखाई नहीं दिया। तो ये इस तरह की फर्जी कंप्लेंट ये पुलिस ने बनाई, पूरी कंप्लेंट। फिर ये कि इट वॉज अ क्राउडेड प्लेस बट पुलिस डिड नॉट टेक इवन अ सिंगल पब्लिक स्टेटमेंट। डेली डायरी में पुलिस के, तो पूरी की पूरी फर्जी कंप्लेंट्स बना बना के रोज हमारे एमएलए को ये लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। देश में 31 मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की केंद्र में सरकार आने के बाद कितने मुख्यमंत्रियों क्या रेड हुई है? एक, केजरीवाल। तो प्रधानमंत्री जी की नजर में पूरे 31 मुख्यमंत्रियों में से एक ही भ्रष्ट है बस,
केजरीवाल, बाकी सारे ईमानदार हैं उनकी नज़र में। सीबीआई की रेड हुई है, एक ही मुख्यमंत्री के हुई है, केजरीवाल के यहाँ। हमारे 10 एमएलए को इन्होंने पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। इनका मकसद है ये हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें झुकाना चाहते हैं। बाकियों के साथ इनकी सेटिंग हो जाती है, बाकी पार्टी वालों के साथ। आज तक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एफआईआर हुई? नहीं हुई। सोनिया जी के खिलाफ हुई? नहीं हुई। व्यापम घोटाले के अंदर शिवराज सिंह चौहान की गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। जितने बड़े बड़े दूसरी पार्टियों के लोग हैं, किसी की नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो टूट चुके हैं, वो उनके सामने झुक चुके हैं, उनके सामने से उनके साथ सेटिंग हो चुकी है। हम इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, हम नहीं झुक रहे। हमारी अगली पिछली सारी जिंदगी इन्होंने छान मारी, हम इनके सामने नहीं टूट रहे। ये मेरे से नहीं डरते, ये मेरी ईमानदारी से डरते हैं। अगर आज इनको मेरे 10 साल पुराना भी कुछ इतना सा मिल जाए, ये छोड़ेंगे नहीं मेरे को। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं। तो मैंने अपने सारे एमएलए को बोला है कि जैसे अंग्रेजों की पुलिस होती थी ना, अभी मेरे पास डेटा आया है कि 2014 में केवल 11,000 एफआईआर हुई थी दिल्ली पुलिस में। 11,000 एफआईआर महिलाओं के ऊपर, महिलाओं से संबंधित अलग अलग दुष्कर्मों की, और केवल 9 को सजा मिली है। 80,000 पुलिस फोर्स है, केवल 9 को सजा मिली है। पूरी पुलिस फोर्स इन्होंने केवल हमारे ऊपर लगा रखी है। अंग्रेजों के टाइम याद है, अंग्रेजों की पुलिस जो थी वो जनता की सुरक्षा के लिए थोड़ी थी, वो तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ऐसी तैसी करने के लिए थी। अब ये जो केंद्र की पुलिस है, ये दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए थोड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली में कोई भी आदमी किसी एक एफआईआर करके दिखा दे, किसी थाने में जाके, मैं आज चैलेंज करता हूं, किसी थाने में जाके एक एफआईआर करके दिखा दो, कोई एफआईआर करके दिखा दे और पुलिस से प्रोटेक्शन लेके दिखा। लेकिन हमारे एमएलए के खिलाफ शिकायत करो, वो आपके घर में आके एफआईआर करके जाएंगे। तो पूरी जैसे अंग्रेजों की पुलिस स्वतंत्रता सेनानियों को ऐसी तैसी करने के लिए लगी हुई थी, पूरी केंद्र सरकार इस वक्त अंग्रेजों की तरह काम कर रही है। मैंने अपने सारे एमएलए को कहा है कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। अगर ये मेरे सारे एमएलए आज पैसा लेना चालू कर दे और पैसा बांटना चालू कर दे, कोई तंग नहीं करेगा इनको। आज अगर मैं पैसे लेना चालू कर दूं, ऊपर पहुंचाना चालू कर दूं, कोई केंद्र सरकार हमको तंग नहीं करेगी। इनको प्रॉब्लम हमारी ईमानदारी से है, क्योंकि हमें ये तोड़ नहीं पा रहे, हमें ये सेटिंग नहीं कर पा रहे हमारे साथ। तो मैंने एमएलए को बोल दिया है कि जेल जाने के लिए तैयार रहो। जिसको जेल जाने से डर लगता है, इस्तीफा दे दो। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जेल भी जाना पड़ेगा, हो सकता है जिंदगी भी चली जाए। एक आदमी आया था एक दिन, मुझे कहता जी बड़े किस्मत वाले हो। मैंने कहा क्यों? बोला जी आपको तो जेल ही भेज रहे हैं, कईयों का तो एनकाउंटर करा देते हैं ये लोग। मैं तो इतना ही कहूंगा, मारे गए तो शहीद कहलाएंगे, बच गए, जीत गए तो शूरवीर कहलाएंगे, भाग गए तो कायर कहलाएंगे। भागना नहीं है, लड़ते रहो, डटे रहो और ईमानदारी के साथ डटे रहो और जनता के लिए काम करते रहो। सर पीएस वाली बात, हाँ, पीएस के बैकग्राउंड चेक की बात। अभी राजेंद्र जी मुख्यमंत्री दफ्तर में मेरे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। एक ये कहा जा रहा है कि मेरी उनसे पुरानी दोस्ती है, मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मेरी कोई जान पहचान नहीं है। मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ, वो शायद आईआईटी कानपुर से या कहीं और से हैं, और हम अलग अलग साल में पास हुए। मेरी कोई उनसे दूर दूर तक की कोई जान पहचान नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, मैंने कई पत्रकारों से पूछा, मैं तो जानता नहीं था किसी अफसर को दिल्ली सरकार में। मैंने कई पत्रकारों से पूछा, मैंने कहा यार कोई ईमानदार अफसर बताओ और एफिशिएंट ऑफिसर बताओ जिसको मैं अपने साथ अपने ऑफिस में रख सकूं। कई जगह से इनका नाम आया, राजेंद्र जी को रख लो जी, बहुत ईमानदार है, इनको मैंने अपने ऑफिस में रखा। जितने लोगों ने इनके साथ काम किया है, सब इनकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं। मैं नहीं कह रहा, आप इनके बैचमेट्स हैं, इनके सबॉर्डिनेट्स हैं, इनके
पुराने सब लोग इनकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं कि बहुत ईमानदार आदमी है। उनके ऊपर आरोप लगा के अब इन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया है। जांच चल रही है। अगर इन्होंने बेईमानी करी है, लटका दो इनको, छोड़ो मत इनको, और जितनी सजा है डबल सजा दे दो। लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। जैसे एमएलएज का मैंने अभी आपको बताया, पकड़ पकड़ के एमएलएज को टारगेट किया जा रहा है, झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। ये भी लगता तो है कि उसी किस्म का केस है, लेकिन फिर भी जांच चल रही है, देखते हैं सीबीआई क्या करती है। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है मन में, ये जो आरोप लगा रहे हैं 2006 में किया था इन्होंने, 2007 में किया था, 2010 में ऐसा किया था, अगर इनका भ्रष्टाचारी मकसद था तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो पिछली सरकार में नेताओं ने किया था। शीला दीक्षित जी की सरकार में उस वक्त के नेताओं ने किया था। और आपको याद है कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान रोज हम पढ़ते थे 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में खरीदी गई, इतने रुपए की चीज इतने रुपए। वो सारे केसेस कहां गए? उसके ऊपर क्यों नहीं कर रही है? हमने तो एफआईआर भी कराई हुई उस पर। हमने वो एफआईआर, जब 49 दिन की सरकार थी हमारी, एसीबी हमारे पास होती थी, हमने एफआईआर कराई है कॉमनवेल्थ घोटालों में। उसकी जांच भी नहीं कर रहे। वो फाइल उठा के, कॉमनवेल्थ घोटालों की फाइल उठा के इन्होंने अलमारी में बंद कर दी है। कोई बड़े करप्शन। इसके अलावा दिल्ली सरकार में कुछ ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में सब जानते हैं भ्रष्टाचारी हैं, उनका भी कुछ नहीं कर रहे। इनको पकड़ा जा रहा है। क्यों पकड़ा जा रहा है? क्योंकि ये मेरे ऑफिस में काम करते हैं। आप ये सोच के देखो कि अगर राजेंद्र कुमार मेरे ऑफिस में नहीं होते, मैं चैलेंज करता हूं कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ ये कोई एक्शन नहीं लेते। जो मेरे ऑफिस में काम करेगा उसके खिलाफ ये एक्शन लेंगे। ये मैसेज ये दे रहे हैं। आज इसकी वजह से दिल्ली सरकार के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचारी को पकड़ते ही है, सारे मान जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। एक ईमानदार अफसर को पकड़ के और उसको लटका दिया इन्होंने, इतने दिन जेल में डाल दिया। तो मैसेज पूरे दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में यह है कि अगर तुमने केजरीवाल का साथ दिया, दिल्ली का काम किया, छोड़े, दिल्ली का काम किया, दिल्ली सरकार का काम किया, तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। आज सारे ऑफिसर्स डरे हुए हैं बुरी तरह से। सुनने में आया कि अमित शाह जी चला रहे हैं सीबीआई को, माइक्रो मैनेज कर रहे हैं अमित शाह जी। ये वही सीबीआई है जो एक दिन किसी जमाने में अमित शाह के पीछे हुआ करते थे, और आज अमित शाह इसको माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। एवरी डॉग हैज हिज डे। बड़ी जल्दी है नया खत्म होगा। कम पुट द कॉल थ्रू प्लीज। हेलो। हाँ जी। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार नमस्कार। मैं दिनेश बोल रहा हूँ अरविंद जी, दिल्ली से। हाँ जी। माय क्वेश्चन इज, यू विजिटेड गुजरात रिसेंटली। हाँ जी। कैन यू टेल मी हाउ वाज द रिस्पॉन्स ऑफ गुजरात, एंड डू यू थिंक AAP हैज अ चांस टू मेक अ मार्क? Response was tremendous. Okay. जैसे मैं तो केवल सोमनाथ जी के दर्शन करने गया था, हमने कोई सभा नहीं रखी थी, कुछ नहीं था। बट जो जैसे हम 3-4 शहरों से होके गुजरे जी, ऐसा लगा जैसे पूरा शहर सड़कों के ऊपर आ गया था, सड़क के दोनों तरफ। एंड देयर वाज सो मच ऑफ एंथुजियास्टिक। जब हम लोगों को वेव कर रहे थे, जो उनके अंदर एनर्जी थी और जो रिस्पांस था उनका, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और जब मैंने लोगों से बात की तो पता चला कि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा, जो जैसे अभी दिल्ली का मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में जिस तरह से केंद्र सरकार पुलिस को इस्तेमाल करके दमन कर रही है, पंजाब के अंदर जिस तरह से वहाँ की सरकार पुलिस को इस्तेमाल करके दमन कर रही है, गुजरात के अंदर भी वहाँ की सरकार पुलिस को इस्तेमाल करके लोगों का दमन कर रही है, झूठे केसेस करा देती है, पकड़ के जेल में डाल देती है। तो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और लोग उसको बदलना चाहते हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में अगर गुजरात के लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए तो आम आदमी पार्टी जरूर लड़ेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेस्ट ऑफ लक। सर एक क्वेश्चन है जिसको सुन के ट्विटर वाले जो हैं बहुत खुश होंगे, स्पेशली जो ट्रोल्स हैं हमारे। अरविंद सर, वाईफाई कहाँ है, अब तक क्यों नहीं हुआ? वाईफाई हो रहा है,
इसके बहुत सारे मॉडल्स थे, लेकिन अब कैबिनेट नोट बन के तैयार है। बहुत जल्दी, वो भी एक्चुअली राजेंद्र जी कर रहे थे उसके पहले, और इसलिए थोड़ा सा इनके जाने की वजह से नाउ अनदर ऑफिसर विल बी पुट इन चार्ज। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको 2 पार्ट्स में कर रहे हैं। एक तो पूरी दिल्ली के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क बिछा रहे हैं। वो फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क हर घर तक जाएगा, आपके घर तक भी आएगा, और उस फाइबर ऑप्टिक्स के नेटवर्क के जरिए आपको बहुत सारी सुविधाएं, इंटरनेट मिलेगा, केबल टीवी मिल जाएगा, आपको टेलीफोन मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं इस केबल नेटवर्क के जरिए आ सकती हैं। सीसीटीवी कैमराज इसके थ्रू अटैच हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं केबल नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए। ये हम तुरंत टेंडरिंग करने वाले हैं, और पर इसको होने में 2-3 साल लगेंगे, इसको पूरे को इम्प्लीमेंट होने में। इन द मीनवाइल हम कुछ एरिया, हम यहाँ पूरे दिल्ली में हॉटस्पॉट्स का नेटवर्क बनाएंगे, और ईस्ट दिल्ली का हॉटस्पॉट्स उम्मीद है कि दिसंबर या जनवरी तक लागू हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं डाली, और अगर नल एंड वॉइड नहीं किया, 2-4 अफसरों को अरेस्ट कर लिया, फिर थोड़ा डिले हो जाएगा। पर पता चला जिस ऑफिसर अगर एलजी साहब ने फाइल रोक ली तो डिले हो जाएगा, या सीबीआई वाले आके, एसीबी वाले आके फाइल ले गए तो वो फाइलें उठा के ले जाते हैं रोज। अच्छा, ट्विटर पर अमरीश कुमार कहते हैं, मिस्टर सीएम ऑफ दिल्ली, व्हाई योर गवर्नमेंट डजंट गिव अप्रूवल फॉर लैंड पूलिंग पॉलिसी इन दिल्ली? लैंड पूलिंग पॉलिसी इज अंडर कंसिडरेशन। हमारा केवल एक ही इशू है, वो कह रहे हैं जो जमीन, मान लीजिए आप 100 एकड़ जमीन उनको देते हैं या 10 एकड़ देते हैं, तो 60% वो पूरे उसको डेवलप करेगा डीडीए, और उसमें 60% आपको वापस कर देगा, 40% खुद रखेगा। ऐसा प्रपोजल है, कुछ इस तरह का प्रपोजल है। उसमें से 10% जमीन, उसमें हमारा ये कहना है कि जो जमीन है जो डीडीए खुद रखेगा, उसके ऊपर स्कूल बनाने हैं, उसके ऊपर हॉस्पिटल बनाने हैं, वहाँ रहने वाले को फैसिलिटीज़ देनी है, उसके ऊपर कई सारे चीज़ों की ज़रूरत है, डिस्पेंसरी बनानी है, उसके लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत है ना। तो वो आप जो 40% रख रहे हो, उसमें से 10% आप हमें दे दीजिए दिल्ली सरकार को, ताकि दिल्ली सरकार वो डेवलपमेंट का काम वहाँ पे कर सके, और बाकी आप रख लीजिए, हम तुरंत पास कर देंगे। तो वो भी बातचीत चल रही है डीडीए से। अभी जैसे आपने कहा ना कि बिजली घर ये पावर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, तो अब हमें जगह जगह बिजली घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। वहाँ जहाँ नए लोग रहने आएंगे, नई कॉलोनीज बनेंगी, वहाँ भी तो बिजली घर बनने हैं, वहाँ भी बस स्टैंड बनने हैं, वहाँ भी कूड़ा घर बनने हैं, वहाँ भी स्कूल अस्पताल बनने हैं, उसके लिए ज़मीन चाहिए। हमने इनको यही लिखा है डीडीए को कि 10% जो है वो हमें दे दीजिए आप, और हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लैंड पूलिंग अच्छी पॉलिसी है, वो लागू होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग तरीके से लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर ज़मीनें इधर से उधर कॉलोनी कटती चली जाएं, बड़े बड़े बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाएं, बिजली घर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको जमीन चाहिए, which they have not provided for. Yeah, put them through, please. हेलो। हाँ जी। हेलो जी, बोलिए सर। हेलो सर, मेरा नाम हिमांशु दत्ता है। हाँ जी, मेरा नाम हिमांशु दत्ता है, मैं रोहिणी सेक्टर 6 से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के लिए, आपके लिए क्या आइडियाज है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स? कैसे यूथ उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है दिल्ली के लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर? स्पोर्ट्स से रिलेटेड? यस सर। हम लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई स्टेप्स उठा रहे हैं। हमने कई नए ट्रैक्स भी बनवाए हैं, स्कूल्स में ट्रैक्स बनवाए हैं, कई स्कूल्स के ग्राउंड्स को हमने ओपन कर दिया है। अब आप वो जो जगह खाली पड़ी रहती थी शाम को, अगर आप कोई एकेडमी चलाते हैं, छोटा छोटा कोई क्लब चलाते हैं, तो वो स्पोर्ट्स के क्लब या एकेडमीज उनको यूज़ करके लोकल बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं वहाँ पे, और सरकारी स्कूल के बच्चों को उसमें फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। तो करीब 77 स्कूल्स के मैदान हमने खोले हैं इस तरह से। और जो नेशनल इंटरनेशनल अभी कबड्डी कराई थी पूरे दिल्ली में, आपने देखा प्रो कबड्डी का किस तरह का क्रेज़ है चारों तरफ। तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, सारी विधानसभाओं में कबड्डी कराई थी। तो कई तरह के स्पोर्ट्स प्रमोशन हैं, और जो खिलाड़ी विदेश जाना चाहते हैं या अलग अलग जगह जाना चाहते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने पैसा बढ़ाया है, ताकि उनको कम से कम ट्रैवल का या वहाँ के फीस या कोचिंग इक्विपमेंट से सबका खर्चा निकल सके। तो उसके लिए भी हमने पैसा बढ़ाया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और एक बड़ी चीज़ हम ये कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हैं, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे या जो नौजवान वहाँ तैयारी करेंगे अपनी, उसको एक तरह से पढ़ाई का हिस्सा माना जाएगा। जब वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से मतलब अपने कंपटीशन क्लियर करके निकलेंगे, तो वो उनकी डिग्री और उनके सर्टिफिकेट्स के बराबर इक्विवेलेंट माने जाएंगे।
इसमें मनीष का फिलॉसफी ये रही है कि आप अगर 4 साल फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको फिजिक्स की बीए में मिलती है, लेकिन अगर आप 4 साल बास्केटबॉल खेलते हो तो आपको बास्केटबॉल की बीए में क्यों नहीं मिलती? आप अगर बास्केटबॉल में करियर बनाना चाहते हो तो यू शुड एक्चुअली गेट अ डिग्री इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और उनको एनकरेज किया जाएगा कि स्पोर्ट्स में उनको डिग्रीज मिल सकें, नंबर 1। नंबर 2, एक मिशन 100 का एक प्रोग्राम है जिसमें टैलेंट को स्पॉट करके अलग अलग उसमें स्पोर्ट्स में उनको नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के लिए तैयार करने के लिए उनकी सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। उनकी ट्रेनिंग का, उनके खाने का, उनके रहने सहने का, उनके ट्रैवल का, उनका सब कुछ खर्चा, उनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग का सारा खर्चा वो उठाएगी। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं प्लान में जो स्पोर्ट्स के लिए। सर, एक ट्विटर पर पंजाब से क्वेश्चन है। In Punjab, there are a lot of agents that loot people in the name of immigration to Canada, UK. Will you solve this? Of course, इनके ऊपर तो क्रैकडाउन होगा। एक्चुअली 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये जितने फर्जी एजेंट हैं इनके ऊपर क्रैकडाउन होगा, दूसरा बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सही जानकारी देने के लिए द पंजाब गवर्नमेंट वुड सेट अप अ बोर्ड। सरकार के अंदर एक ऐसा वो सेल बनाया जाएगा जो कि और उसके कई सारे ब्रांचेस खोले जाएंगे जो कि विदेश जाने वाले लोगों को मदद करने के लिए हेल्प करेंगे। ओके, लेट्स पुट अ कॉलर थ्रू प्लीज। जो क्वेश्चंस इकट्ठा हुए थे वो इतने ही हैं, शायद ट्विटर पे और आ रहे होंगे। कैन वी टेक दिस एज द लास्ट क्वेश्चन? वी कैन लेट्स टेक दिस कॉल एज द लास्ट वन प्लीज। It's almost 1 o'clock. Acha. Hello sir, greetings from Punjab. My question is regarding education system. Government teachers are earning handsome salary but still education is so pathetic. What can be done to keep a check on teachers' performance and accountability? If it is solved, then system will get perfect. From ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली दिल्ली में भी दिस इज समथिंग दैट वी वर ग्रैपलिंग विद। सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर्स को तनख्वाह ठीक ठाक मिलती है, लेकिन इतना ज़्यादा पूरा सिस्टम इतना ख़राब है कि पूरा टीचिंग जो कम्युनिटी है वो डिप्रेशन में थी। उनको लगता था कुछ हो नहीं सकता। उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। दिल्ली के अंदर एक तरफ हमने उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की कि भाई काम करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और दूसरी तरफ उन लोगों को जब मोटिवेट किया, कई सारी मीटिंग्स की, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि टीचर्स और प्रिंसिपल्स का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग्स हों फेस टू फेस और उनको मोटिवेट किया जाए कि इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। दूसरा, उनको प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग के लिए भेजना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए हैं दिल्ली सरकार के कई सारे प्रिंसिपल्स टीचर्स, IIMs में जा रहे हैं प्रिंसिपल्स टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनको मोटिवेट किया गया। लेकिन जो गड़बड़ कर रहे थे, बिल्कुल ही काम नहीं करते, उनको भी साइड करके एक्शन लिया गया। तो दोनों तरह के काम किए जा रहे हैं, उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है। और पूरा जब इतना लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है दिल्ली में इन एजुकेशन के ऊपर, पूरा वो बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, सफाई हो रही है, पीने का पानी आ गया, टॉयलेट आ गया। टीचर्स को भी अब वो काम करने का उनको मजा आने लगा है। इसी को पंजाब में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, गोवा में भी करेंगे, गुजरात में भी करेंगे, मध्य प्रदेश में भी करेंंगे, छत्तीसगढ़ में सब जगह करेंगे। सर, लास्ट कॉल अगर कोई है तो एक कॉल है और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आई थिंक दिल्ली के रिलेटेड है, तो आप पहले क्वेश्चन ले लीजिए। सर, देर आर सेवरल इनिशिएटिव्स बट रोड कंडीशंस इन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली आर वेरी बैड. देर इज हार्डली एनी चेंज इन रोड कंडीशंस. आई एम फ्रॉम नजफगढ़ and I have noticed same unprofessional approach of contractors and temporary fix-up of roads. This area is also neglected in terms of development. When will we see the development? Aman Jha from Facebook. ये सड़क का फिर से मैं बता दूं आपको। कॉल साथ में एक, सॉरी, ये कॉलर है, अमन झा खुद कॉलर है। अच्छा पहले कॉलर को लेते हैं, सॉरी। ओके, लेट्स पुट द कॉलर थ्रू। हेलो। हाँ जी मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं पता करना चाह रहा था, मेरे को मेरी छोटी बहन ने अभी 12th पास किया है, तो अभी मैंने सुना था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल किया है कि दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं उनको DU में कुछ रिजर्वेशन मिलेगा। उनको किस में रिजर्वेशन मिलेंगे? DU एडमिशन में। DU एडमिशन में ऐसा कोई प्रपोजल है? हम लोग बात कर रहे हैं इनसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं और ख़ास तौर से वो कॉलेजेस जिनमें
दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा चल लगा है 12 कॉलेजेस और मतलब कुल मिला के 28 कॉलेजेस में दिल्ली सरकार पैसा देती है, तो वहाँ दिल्ली के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाए और दिल्ली के जो बच्चे पास आउट हैं उनको कट ऑफ में 5% का ग्रेस मार्क दिया जाए, एक तरह से उनको प्रायोरिटी मार्क्स दिए जाएँ। तो ये वहाँ से अभी कोई इस तरह का संकेत नहीं आया कि पॉजिटिव मैं कहूँ। जो सेंटर की मिनिस्टर हैं वो भी चेंज हो गई। मैं अभी दूसरे मिनिस्टर बने, उनसे कल भी मेरी बात हुई थी, उनके पास जा रहा हूँ इस प्रपोजल को लेके। अगर वो मान गए तो कम से कम दिल्ली के 28 कॉलेजेस में जहाँ दिल्ली सरकार पैसा देती है वहाँ पे दिल्ली के बच्चों को कट ऑफ में 5% की छूट मिल जाएगी। लेकिन ये इस वक्त लागू नहीं हुआ, अभी लागू नहीं। ठीक है सर, और मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने स्टूडेंट लोन शुरू किया है तो इसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा आगे? स्टूडेंट लोन तो बहुत आसान हो गया है। आप हमारी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे चले जाइए, वहीं से आपको स्टूडेंट लोन का लिंक मिल जाएगा और उसके बाद वहाँ अप्लाई जब आप करेंगे तो आप अपना डिटेल डाल दीजिए, अपने कॉलेज का जहाँ आप पढ़ रहे हैं, कोर्स जो कर रहे हैं उसका डिटेल और कितनी फीस चाहिए, और फिर आप अपना जो वहाँ लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं जो लोन दे रहे हैं उनके बैंक चुन लीजिए और अपने एरिया की नियरेस्ट उसकी ब्रांच चुन लीजिए। ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा और उसका प्रिंट आउट लेके आप नियरेस्ट ब्रांच में चले जाइए, वही आपका मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया। बस आपको एक हार्ड कॉपी ले जाके वहाँ जाके उनसे मिलना है और वो आपका लोन कर देंगे। आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पर आपका एप्लीकेशन ही आपकी गारंटी है, आपको किसी की तरह के कागजात देने की जरूरत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑन द रोड। जी, रोड्स में भी अभी सिचुएशन ये है कि 60 फुट से चौड़ी रोड्स दिल्ली सरकार की हैं, 60 फुट से कम चौड़ी रोड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है जहाँ पे बीजेपी है। अगर जो सड़क की आप बात कर रहे हो ये 60 फुट से ज़्यादा चौड़ी है, वैसे तो मैंने पूरी दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी को कहा था, एक बारी वो कर चुके थे, लेकिन बरसातों के बाद एक राउंड और हम लगाएंगे। जहाँ भी दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी की सड़क पे अगर कहीं भी गड्ढा होगा, कोई सड़क खराब होगी तो उसको रिपेयर कराएंगे। जिस सड़क की आप बात कर रहे हो 60 फुट से ज़्यादा चौड़ी है, आप हमें बता दीजिए, तुरंत हम उसको ठीक करा देंगे। लेकिन जो कम चौड़ी सड़कें हैं 60 फुट से, उनकी बहुत बुरी हालत है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि अगले साल जब चुनाव होंगे तो अगर आम आदमी पार्टी की ज़रूर एमसीडी के अंदर भी सरकार बनेगी तो फिर सारी सड़कें साथ आएंगी, उनको भी ठीक करेंगे, एक साथ मिलके करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू ऑल। सर एक सवाल है बस जो मुझे ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दिया गया, व्हेन इज द नेक्स्ट टॉक टू एके? ये ज़रूरी है एक्चुअली। व्हेन इज द नेक्स्ट टॉक टू एके? तो महीने 1.5 महीने बात करते हैं, बट एक चीज़, मैं अब लगातार आपके संपर्क में रहूँगा, तो महीने में या 1.5 महीने में दोबारा करेंगे, दोबारा मिलेंगे हम लोग। और लगातार मैं आपके, आज तो क्वेश्चंस थे, अगली बार अगर आपके सुझाव भी हों कोई तो ज़रूर भेजिएगा, बिकॉज कई बार हमें पता नहीं चलता, आपको ज़्यादा पता चलता है कि नीचे के लेवल पे क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये भी कहने की ज़रूरत है कि जितने ही मैसेजेस आए हैं, एसएमएसेस, उन सबको रिप्लाई करेंगे, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। So thank you all for participating in this. Thank you sir for your time. Thank you sir. Manish ji, thank you. And बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस पूछने को मिली जो सिर्फ ट्विटर पे या फेसबुक पे पढ़ने को मिलती हैं। So it was wonderful. Thank you. Thank you.